चलो, हाँ जी, अब आज जो आपका चैप्टर शुरू कर रहे हैं दैट इज पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट। इसे अब चैप्टर के तरीके से नहीं, पहले व्यापार करेंगे फिर चैप्टर को समझेंगे। यस, चलो एक बार जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। व्यापार तो शुरू करते हैं लेकिन उसका पहले ओवरव्यू तो ले लें। अपन क्या पढ़ रहे थे अभी तक? अरे वाह सर, बहुत बढ़िया, इनकम टैक्स पढ़ रहे थे। ये यस, इनकम टैक्स पढ़ रहे थे, वेरी गुड। इनकम टैक्स में अपन ने क्या क्या देख लिया है सर? इनकम टैक्स में देख लिया सेक्शन 1 उसके नाम को बताता है, सेक्शन 2 डेफिनेशन को बताता है, सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर को बताता है। कमाल करते हो पाजी, कभी हंस भी लिया करो। सेक्शन 4 वेरी गुड, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। किस तरीके से टोटल इनकम कंप्यूट की जाती है बोलो? लिखो लिखो लिखो। कमाल करते हो पाजी, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा कर चल दिए। कमाल कर रहे हो। 5 हेड है ना? कौन कौन से? पहला इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन। अरे तुम लिख क्यों नहीं रहे हो? लिखो ना। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन, वेरी गुड, 22 से 27। अरे क्या आयुषी, अपन हेड की बात कर रहे हैं, कहां गए आप? आपको डिले है क्या स्ट्रीमिंग में? डिले होता है क्या? हाँ, नहीं, अब आ गया। आरवा ने बताना शुरू कर दिया, हर्षिता ने बताना शुरू कर दिया, अब बराबर है। यस, हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27। फिर इनकम फ्रॉम मतलब व्यापार, बिजनेस एंड प्रोफेशन। अच्छा, व्यापार कर रहे हो? व्यापार मतलब क्या? ये दुकान डालना, शोरूम डालना, ये व्यापार होता है क्या? ये प्रोफेशन क्या होता है? अरे सर, अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सूट बूट पहन के ऑफिस लगाना, यस दैट इज प्रोफेशन। मतलब आपके पास कोई डिग्री हो, प्रोफेशन के लिए डिग्री होना जरूरी है ना? हाँ सर, डिग्री होना जरूरी है। आपके पास डॉक्टर की डिग्री हो, प्रैक्टिस डाल दी, प्रोफेशन। लॉयर की डिग्री है, प्रैक्टिस डाल दी, प्रोफेशन। सीए की डिग्री है, प्रोफेशन, राइट। CWS, CS, काम करना शुरू कर दिया खुद का, प्रैक्टिस शुरू कर दी, प्रोफेशन। समझ में? वो भी व्यापार में आता है। यस, ये भी एक प्रकार का व्यापार है, इसको नाम दे दिया गया है प्रोफेशन। वेरी गुड। सेक्शन 28 से 44 DB, राइट। फिर इनकम फ्रॉम सेक्शन 45 to 55A, वेरी गुड। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो इन 4 हेड में नहीं आता है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। सेक्शन 56 to 59, ये 5 हेड की इनकम में 2 एडजस्टमेंट किए जाते हैं। कौन से? क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन 60 to 69D, ठीक है ना? और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड 70 to 80। इन 5 हेड की इनकम में 2 एडजस्टमेंट करने के बाद जो इनकम आती है दैट विल बी ग्रॉस टोटल इनकम। उस ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस किया जाता है 80C से 80U की डिडक्शन, और उसके बाद जो आती है वो आती है आपकी टोटल इनकम, जिसे आप नेट टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हो, जिस पे टैक्स इंपोज किया जाता है। अच्छा, ऐसे निकलती है। तो सर अभी आपने बात कर रहा था इनकम अंडर दी हेड पीजीबीपी, मतलब हमें क्या करना है? एक बार पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करके फिर यहां दिखानी है, ऐसा ही कुछ है? मतलब वो हेड जो है वो समझ में अगर आ गया तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि व्यापार की, बिजनेस की इनकम निकलती कैसे, और जो टैक्सेबल जो इनकम होगी वो हम यहाँ ऐड कर देंगे, टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगा। यस और नो? मतलब अगर मैं टोटल इनकम की कंपटीशन करता हूं, मेरे पास जो क्वेश्चन आता है कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम का आता है, और ये आएगा कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन आएगा, ठीक है? यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी आता है वो यही आता है। ये आपका आता है 8 मार्क्स का, 8 से 10 मार्क्स, हाँ कंपलसरी। और ये कॉम्बो है, 8 से 10 मार्क्स का आता है। तो मान के चलो 50 मार्क्स में सबसे मोटा जो सब्जेक्ट, मोटा जो टॉपिक है वो यही है। ये कर लिया तो बल्ले बल्ले। और ये सबसे इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, क्योंकि याद करने का कुछ है ही नहीं इसमें। वैसे अभी तक कुछ याद करने का था ही नहीं। वैसे इतनी देर में टेक्स्ट में कुछ लगा क्या? फर्जी ना, और क्या, कुछ भी नहीं है। नहीं, सब्जेक्ट तो दमदार है लेकिन अपने लिए फर्जी है ना? ये सुनो, चैप्टर 6 कभी ऐसे मत लिखना हर्षिता, ऐसे लिखना है ना? चैप्टर 6 ऐसे, ठीक है? अभी तो आपने लिख दिया, कोई इशू नहीं है, बट हमेशा ऐसे लिखना है ना?
ठीक है, चलो जी। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, एक मिनट यार, अरे भाई, हाँ जी, चलो। तो अब आप क्या बोलते हो, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम जो आप निकालते हो उसमें आपने क्या बोला, सैलरी की इनकम निकालनी है सेक्शन 15 से 17, ये बोला था आपने। फिर आपने बोला था सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है 22 से 27। फिर आपने बोला था सर पीजीबीपी का इनकम निकालना है 28 से 44 डीबी, राइट, मतलब। और फिर आपने बोला कैपिटल गेन 45 टू 55A, और फिर IFOS 56 टू 59, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पता पड़ा कि सर ये हमारी टोटल इनकम आ गई है ना, और इसमें आप एडजस्टमेंट वगैरह करोगे। सर ये सैलरी की इनकम कैसे निकालनी है, अरे भाई ये प्रोविजन है ना 15, 16, 17, ये बताएंगे ना कैसे निकालनी है। सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकालनी है, हमें क्या पता, अरे ये प्रोविजन है ना यार, इनसे पूछेंगे, अपने को क्यों दिमाग लगाने का, बताने वाले बैठे हैं ना, ये 22 से 27 आएंगे, बताएंगे भाई तुमको करना क्या है, खाई को इतना दिमाग लगाते हैं अपन। सर पीजीबीपी का इनकम कैसे निकालना है, अरे काय को दिमाग लगाना रे भाई, 28 से 44 डीबी प्रोविजन दिए हुए हैं ना, सेक्शन 28 से 44 डीबी, इनसे पूछ लेंगे, बता भाई कैसे निकालते हो तुम पीजीबीपी का इनकम, है ना, पूछ लेंगे इनसे, बता देंगे ये, और क्या है ना। हाँ अभी बताएंगे, अभी पूछते हैं इनसे सबसे क्या क्या है भाई, है ना। सर बिजनेस के सेटअप अब में इंडिया में है, उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आउटसाइड कंट्री है, एंड रिसीव भी हुई है, देन व्हाट वी वुड अज्यूम। वापस देखते हैं जूही का क्वेश्चन क्या है। सर बिजनेस बी सेटअप इंडिया में है, बट इंडिया में सेटअप तो हो गया ना, कल मैंने आपको बताया तो था, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, और प्रोफेशन के केस में लिखा था बिजनेस सेटअप इन इंडिया, यहां ध्यान रखना, मैंने बोला था ये चीज, बट मैंने तुम्हें बोला था कि एक सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, लेकिन ये चीज बोली थी प्रोफेशन के केस में क्या होता है, सेटअप इन इंडिया, ठीक है। देखो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बिजनेस कहां पर है, इंडिया में सेटअप है, एक ब्रांच मैंने कहां लगा ली, दुबई में लगा ली, राइट, पाकिस्तान में भी लगा लो, चलो ठीक है, पाकिस्तान में भी लगा लो, ठीक है। अब वहां पर इनकम ड्यू हो रही है, वहां पर रिसीव्ड हो रही है, बट बिजनेस सेटअप इन इंडिया, तो क्या हो जाएगा, ये ROR के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ROR के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, इवन दिस इज ROR के लिए, RNOR के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ROR के लिए तो सारी इनकम टैक्सेबल है, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन। बट अगर बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से है या प्रोफेशन का सेटअप इंडिया से है, यस, क्या हो जाएगा, RNOR के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप जूही क्लियर। चलो जी, अब आते हैं अपन, ये बिजनेस की इनकम कैसे निकलेगी, 28 से 44 डीबी बताएगा ना, मतलब आप पीजीबीपी जो पढ़ने वाले हो चैप्टर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यहां पर आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जरूरी है कि बिजनेस में प्रॉफिट ही हो, लॉस भी तो हो सकता है, प्रॉफिट इंक्लूड लॉस ऑल्सो, गेन इंक्लूड लॉस ऑल्सो, मैं यहां लिख रहा हूं ना प्रॉफिट एंड गेन, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, इट इंक्लूड्स लॉस ऑल्सो, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। हाँ जी, तो 28 से 44 डीबी ये सेक्शन है जो आपको बताएगा किस तरीके से पीजीबीपी हेड का इनकम कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से पीजीबीपी हेड का इनकम कैलकुलेट किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। मतलब आपको कोई प्रोविजन होंगे, ये करना, ये ऐड करो, ये लेस करो, ऐसा कुछ होएगा बिजनेस में, ये खर्चा अलाउड नहीं होता है, ये खर्चा अलाउड होता है। भैया मैं बिजनेस में क्या करता हूं बताओ, अगर अपन धंधा कर रहे हैं, मान लो लेट्स अज्यूम अपन व्यापार कर रहे हैं, अब आ जाओ व्यापारी बनते हैं थोड़े से। अब मैंने क्या किया, अपन सबने, मान लो मैंने व्यापार शुरू किया पोहे का, अब इन्होंने तो बोला था सर दारू का धंधा बहुत बढ़िया है, लाइसेंस लेना पड़ता दारू का धंधा करो सर, मजा आ जाएगा सर, कितना ही रिसेशन हो माल बिकेगा ही बिकेगा। और सर इन्होंने जो खास बात बताई सुनो वो दारू की धंधे की, सर अगर दिल टूटता है तो भी दारू चाहिए, दिल में खुशी होती है तो भी दोनों साथ मिलकर दारू पियेंगे, तो सर दारू तो चाहिए ही चाहिए। चलो जी आ जाओ, तो अपन करते हैं पोहा बिजनेस, व्यापार, ठीक है। चलो मुझे बताओ यार, व्यापार करना है,
चलो आज व्यापार ही कर रहे हैं हम, अब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, व्यापार के दिमाग लगाना है, पोहा करना है। चलो पोहे के लिए अब काम शुरू करें। कौन क्या करना पड़ेगा पोहे के लिए, आपको क्या लगता है? जगह ढूंढनी पड़ेगी। भाई ने एकदम सही बोला, सबसे पहले सर जगह। तो जगह अपन ने फाइनल कर दी, मान लो प्रेस्टीज पॉइंट में फाइनल कर देते हैं अपन एक जगह, ठीक है ना। प्रेस्टीज पॉइंट में परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रेस्टीज पॉइंट में जगह ली, अपन ने बोला किराया कितना रहे भाई? ओ भैया 15,000 रुपया महीने का किराया लूंगा। ये क्या है, ये रेंट है क्या? जगह का रेंट ही लगता है। चलो ओके। और इन्होंने जो पॉइंट बोला ना वो सुनते जाना। सबसे पहले जगह चाहिए। एक्चुअली जगह के बिना तो क्या उखाड़ लोगे तुम? सर मैं सब कुछ लेके आ जाऊं, आदमी लेके आ जाऊं, अरे कराएगा क्या भैया, काम कहां करवाएगा? जगह तो चाहिए ही चाहिए पहले, और जगह के साथ और क्या चाहिए? प्राइमरी चीज बोलो। नो डाउट यस आयुषी, शिवानी आप सब सही बोल रहे हो, लेकिन और क्या चाहिए? शिवानी भी बोल रही है बिल्कुल ठीक है, कैपिटल भी चाहिए। क्या करेंगे अपन उस कैपिटल का? पहला जगह चाहिए, या तो खुद की घर की ले लेंगे या किराए पे ले लेंगे, दो चीजें है ना। ये सुनना, ये काम आएगा तुम्हें। अभी देखना तुम्हारा पूरा पीजीपीपी बिना याद किए ऑन टिप चलेगा तुम्हारे, इसलिए ये सुनो, ढंग से सुनते जाओ और करते जाओ। और जगह कहा गई, वो जगह ले ली रे मैंने, प्रेस्टीज में एक रूम ले लिया। अब क्या करूं भाई रूम का? रूम ऑटोमेटिक हवा में पोहे बना देगा। वेरी गुड, कमाल करते हो पाजी। इंफ्रा लगेगा, इंफ्रा। इन्होंने क्या बोला दूसरा? सर इंफ्रा लगेगा। इंफ्रा मतलब नहीं मसाले और ये तो मटेरियल आ गया। इंफ्रा मतलब मशीनरी लगेगी, फर्नीचर लगेगा। सर वो जो रामू काका आएंगे ना, उनको खड़े खड़े काम करवाओगे क्या? थोड़ी बैठने के लिए चेयर वेयर तो लाओगे उनके, रामू काका के हैं? नहीं लाओगे के? हाँ लानी पड़ेगी रे भाई। तो फर्नीचर चाहिएगा आपको। और सर मशीन, पोहे के लिए मशीन तो चाहिएगी, स्टोव ये तो चाहिएगा, ये नहीं लाओगे उसके? तो इसे उन्होंने टेक्निकल शब्द में बोला है प्लांट एंड मशीनरी। सो दीज आर द इंफ्रा। चलो साहब इंफ्रा अपन ने ले लिया। सबसे पहले अपन ने रेंट फाइनल कर दिया 15,000 रुपए, उसके साथ अग्रीमेंट कर लिया अपन ने। तो जगह आ गई, मतलब बिल्डिंग मिल गई अपने को, बिल्डिंग मतलब जगह। फिर फर्नीचर लेके आ गए अपन। फर्नीचर कितने का लाए अपन? थोड़े से रईस आदमी है, 50,000 का लेके आए, ठीक है ना। रामू काका की अच्छी चेयर लाए, ताकि रामू काका जब पोहे बेचे ना तो कंफर्टेबल होके बैठे, ठीक है। फिर अपन प्लांट एंड मशीनरी, उसके लिए थोड़े मशीन लाए, 1.5 लाख की मशीनरी लाए, 150 लाख, 150,000 इक्विपमेंट्स। वेरी गुड, मशीनरी वेरी गुड। ये सारी जो चीजें तुम लिख रहे हो ना, अभी देखना तुम्हें याद करने का कुछ पड़ेगा नहीं, ऑटोमेटिक तुम बोलोगे तो हमको आता है। मैं भी तो यही बोलता हूं, तुमको आता है, बस उसको अलाइन नहीं तो करना है। तो पीजीपीपी में कुछ भी नहीं है। चलो जी, अपन ने ये शुरू किया। चलो अब बताओ और क्या चाहिएगा? अब रॉ मटेरियल लाओ सर, अब धंधे की बात करो सर। अब पोहे लाओ, पहले तो पोहे एंड मसाला, ठीक है। मैंने बोला भैया पोहे भिजवाना, कितने का? सर एक कट्टा आएगा आपका 2100 रुपए का, और उसके साथ मसाला वसाला सब आपके 8,000 का खर्चा पड़ेगा। एक 35 किलो कट्टे का, जो 35 केजी का पोहा अपन ने मंगाया है, 35 केजी का एक कट्टा आता है। और उस 35 केजी के साथ में आपको नमकीन भी चाहिए, है ना, आपको मसाला भी चाहिए, आपको हींग भी चाहिए, आपको तेल भी चाहिए, राइट, ये सब चाहिए ना। तो ये मसाला एटसेट्रा लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो 8, हाँ शक्कर भी चाहिए, इंदौरी पोहा अगर आप बनाओगे शक्कर भी चाहिए, है ना। ये सब चीजें चाहिए, बिल्कुल चाहिए यार। तो ये सब क्या है अपने लिए? रॉ मटेरियल। तो मैंने यहां लिखा, देखो अब समझना, 8,000 का ब्रेकअप दे रहा हूं मैं यहां पे। परचेज ऑफ पोहा 4,000 रुपए का, ठीक है। फिर उसके साथ मैंने परचेज ऑफ नमकीन, ठीक है, ये आई आपके मान लो 2,000 रुपए की, या 2,000 रुपए पकड़ लो। फिर परचेज ऑफ ऑयल, मसाला एटसेट्रा, ये 2,000 रुपए का। दीज आर दी एक्सपेंडिचर है। चलो अब क्या हुआ? अब भाई साहब रामू काका को पगार नहीं दोगे? रामू काका को पगार भी देनी पड़ेगी ना, सैलरी, जिसे लेबर चार्जेस बोल सकते हो। रामू काका बोले भैया मेरे को तो 18,000 20,000 रुपये चाहिए महीने का। ले भैया तू भी ले ले भाई, अब क्या करें, है ना। तो 20,000 रामू काका को भी दोगे आप। और बताओ, पत्तल दोने, मतलब पत्तल दोने तो नहीं, दोने लाओगे ना उसके लिए, दोने स्पून वगैरह। तो ये क्या हो गया? मटेरियल। क्या बोल सकते हैं इसे क्या बोल सकते हैं? कटलरी नहीं है,
क्रॉकरी आइटम, क्रॉकरी एंड कटलरी, बट ये दोना वोना है, दोना समझ लो आप तो, मटेरियल दोना, ठीक है ना। तो ये मान लो आपका 3,000 रुपए का ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर विल बी मार्केटिंग। हाँ साहब, नीलाजीत बोलते हैं मार्केटिंग, अरे नहीं, इतना फंड ही नहीं यार मार्केटिंग का, गरीब आदमी है अपन, हैं और क्या, इतना साख तो बिजनेस है, क्या मार्केटिंग करेंगे इसकी। अभी तो 35 किलो कट्टे की कहानी बता रहा हूं मैं तुम्हें, सिर्फ 35 किलो कट्टे की, ठीक है। तुम्हें आज मैं पोहे का धंधा सिखाता हूं, आज यहाँ पे सीरियसली बोल रहा हूँ, पोहे का एक एक बारीकी सिखा रहा हूं तुम्हें, एक धंधा, पूरा पोहे का धंधा ही सिखा दूंगा मैं यहाँ पे भी तुम्हें। डिस्पोजल, हाँ यही है, सही, आदिना ने सही याद दिला दिया, डिस्पोजल बोलते हैं। तुमको किसी को याद ही नहीं है, क्या करते हो रे तुम, हैं? हाँ डिस्पोजल बोलते हैं, भूल भुला गए सब। 3,000 रुपए के डिस्पोजल्स ले लिए अपन ने, ठीक है। अभी देखो, अभी अपन ने एक कट्टा ही मंगाया है, महीने के मान के चलो अपन 3 कट्टे मंगाएंगे, 3 कट्टे मंगाएंगे, तो अपना मटेरियल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई 3 मान लो, पोहे का भी 3 मान लो, और ऑयल वगैरह भी 3 मान लो, तो ये कितना खर्चा हो गया, 12,000। मैं महीने का मीटर बता रहा हूं तुम्हें, महीने के 3 कट्टे अपने को लगते हैं, 3 कट्टे की रेवेन्यू कितनी है वो भी बताऊंगा अभी तुम्हें। ये कितना हो गया, 6,000, और ये कितना हो गया, 6,000, है ना। ये हो गया महीने का, ये सैलरी तो, और ये हो गया मटेरियल आपका डिस्पोजल, मान लो टोटली 4,000 रुपए का, 5,000 रुपए का पकड़ लो, चलो ठीक है ना। नमकीन, डिस्पोजल्स, महीने का ये आपका मटेरियल का खर्चा है। और क्या खर्चा हो सकता है महीने का आपका, गैस भी लगेगी, गैस भी लगेगी ना, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, मान लो ये, मान लो आपका 5,000 का ये खर्चा हो गया, है ना, है। सफाई, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस, सफाई भी तो करवानी पड़ेगी, तो उसको भी देने पड़ेंगे, महीने के 2,000 रुपए ले लेगी वो भी भाई। और बताओ भाई, और क्या खर्चा है? ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी, गैस ले लिया, और बताओ क्या खर्चा है। अपन व्यापार कर रहे हैं, अभी दिमाग मत लगाना कोई चैप्टर पे, रिलैक्स होकर व्यापार करो, अभी एक व्यापार सिखा रहा हूं तुम्हें। और बताओ, पानी वानी की बॉटल्स वगैरह लानी पड़ेगी, तो डिस्पोजल से ठीक है, थोड़ा चल जाएगा, तो इसी में आ जाएगा, मटेरियल में आ गया। तो और बताओ, अरे रेंट नहीं दिखाया अपन ने, रेंट नहीं दिखाया ना। रेंट कितना था अपना, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये का रेंट, रेंट पर मंथ है ये, ठीक है ना, साल का नहीं है। तो मैं भी मंथ की कैलकुलेशन समझा रहा हूं, साल की तो तुम कर लोगे। रेंट एंड मेंटेनेंस आ गया, बिल्कुल ठीक है। और ये क्या हो, हफ्ता, नीलाजीत बोल रहे हैं हफ्ता, नहीं अपन ने हाँ हफ्ता देना पड़ता है, थोड़ा बहुत सेटिंग करनी पड़ती है। हाँ अब ये देखना, चलो नीलाजीत ने बोल दिया तो लिख देता हूं, बहुत सही चीज बोली है इसने, अभी इससे बहुत तो एक नया पॉइंट सीख लोगे तुम, ऐसे बोलो तुम तो। हफ्ता किसको, बाबू भाई को, बाबू भाई, बाबू भाई आया आपके पास, ये रे सरकार, बाबू भाई कैसे स्टाइल में आएगा, ये रे सरकार, क्या रे वो एक दुकान डाला तुमने, अरे वो एक दुकान डालता है बाबू भाई आए आपके पास, क्या रे सरकार, पोहे का गल्ला डाला रे, हफ्ता नहीं पहुंचा रे तूने, ए उठा रे छोटू, उठा इसका गल्ला, ए बाबू भाई क्या करता रे, ले ना ले, ये हफ्ता ले लो, ये तुमने हफ्ता यहां पे लिख दिया। चलो जी, और बताओ, बहुत आसान है पीजीबीपी चैप्टर, यू विल एंजॉय दिस। हाँ जी, और क्या है कोई खर्चा, चलो यही खर्चा है बस, नहीं सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, कस्टमर आएंगे उनको देंगे, जाओ रवाना हो जाओ, ऐसा बैठने बैठने की व्यवस्था नहीं है, बस मेजरली यही खर्चा है। फिर अपने रामू काका के लिए इतनी बढ़िया कुर्सी लगाई अपन ने, चेयर लगाई, तो चाय वाय तो पिलाएंगे उनको, टी एंड स्नैक्स। रामू काका को कभी भूख लगेगी तो कुछ मंगाएंगे उनके लिए, बोलेंगे वैसे तो पोहे उठा के खा लो आप, लेकिन फिर भी 1,000 रुपए का चाय वाय तो मंगाएंगे उनके रामू काका के। सर चाय पिए बिना काम नहीं आता, चाय तो चाहिए सर, चलो भैया चाय मंगा लेंगे। ये दीज आर दी एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस, यस और नो। अब तुम्हें रेवेन्यू समझाता हूं, रेवेन्यू पे आ जाओ। रेवेन्यू, अब तुम कितने, एक कट्टे में कितने आ रहे थे, 35 किलो, ठीक है, और तुमने 3 कट्टे मंगाए महीने के अंदर, तो 35 × 3 कितने किलो मंगाए,
105 किलो के पोहे मंगाए, 105 किलो के पोहे मंगाए, करेक्ट। अब आपको पता है 1 किलो पोहे में कितनी प्लेट्स निकल जाती है टेंटेटिवली? 20 पोहे, 20 प्लेट निकल जाती है, बिल्कुल सही है। एवरेज 1 किलो के अंदर आपकी 20 प्लेट पर केजी निकल जाती है, ठीक है। तो आप मान के चलो 135 किलो पोहे में महीने में आपकी कितनी प्लेट्स निकल गई होगी? 105। अच्छा ये 105 है क्या? हाँ सॉरी 105, 105 इंटू 20 करो, 2100 प्लेट निकल गई। 2100 प्लेट बेच दी, मतलब महीने की आपने। एक प्लेट की रकम कितनी है? 20 रुपए। आप थोड़ा अच्छा पोहा बना रहे हो तो 25 रुपए पकड़ लो, है ना। यहाँ 25 रुपए चलता है शायद मेरे हिसाब से, 20 चलता नहीं है यार, थोड़ा घटिया किस्म का चलता है। अपन बढ़िया किस्म का बना रहे हैं, थोड़ा तो इज्जत करो पोहे की, है ना। 2100, अब 2100 के हिसाब से कितनी कमाई होगी अपनी? 52,500। तो ये तो मेरा क्या हो गया? सेल्स या टर्नओवर, है ना। और ये मेरा खर्चा हो गया, यस और नो। और कोई कमाई है क्या? बस इसके अलावा क्या कमाई है? बस ये धंधा यही है अपना, तो बस 52,500 आ गया। अब मुझे बताओ 52,500 इज योर टर्नओवर, लगा देवे ना इस पे टैक्स, इस पे लगावे थे ना। पीजीबीपी का इनकम कितना हो गया? 52,500 नहीं तो कितना हो गया? बताओ बताओ। यस परफेक्ट। आप बताओ सभी क्या करें? 52,500 इट्स माई सेल्स, लगा दें। पीजीबीपी का इनकम कितना? नो सर, ये तो टर्नओवर है। तो क्या करूं बताओ ना, पीजीबीपी का इनकम निकालना है मुझे, बताओ क्या करा जाए? मुझे क्या पता, तुम बताओ ना भाई, इतना पढ़ा लिखा थोड़ी ना हूं मैं। वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट। कैसे करते हैं कैलकुलेट प्रॉफिट, बताओ प्लीज। सर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, अच्छा ऐसा होता है क्या? मुझे थोड़ी आइडिया था। तो इनकम ले लूं, दीज आर द इनकम। चलो इसे तुम्हें P&L पैटर्न में लिख के चलते हैं ताकि तुम्हें और अच्छा लगेगा। दिस इज माई सेल्स 52,500, दीज आर माई परचेजेस, ठीक है। ये सारी मेरी परचेज हैं, ठीक है, ये सारी मेरी परचेज हैं। कितना हो गया इनकी टोटल करोगे क्या? ये सारी मैं 1 मिनट उठा के यहां डाल देता हूं भले ही, लेकिन इन सबका कंबाइंड कर रहा हूं मैं ना, और यहां डायरेक्ट लिख दूंगा। कितना आ रहा है? परचेज और 2 परचेज हो गया। या ऐसा करो, रुको, परचेज कितना है अपना? 12, 6, 18, 6, 24,000 की परचेज है, ठीक है। फिर आपका सैलरी कितनी है? 2 सैलरी कितनी है भाई? 20,000 की, चलो जी। फिर मटेरियल और डिस्पोजल्स भी आपने मंगाए, 2 डिस्पोजल मटेरियल 5,000 का मंगाया, ठीक है। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। फिर आपका गैस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आ गया, 2 गैस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना आया था? 5,000 का आ गया। ये तो घाटे का सौदा हो गया भैया। हाउस कीपिंग एक्सपेंसेस कितना आ गया? 2,000 रुपया। ये पहला महीना है ना, अगले महीने में पहला महीना है, इसलिए अगली बार बूस्ट कर लेंगे अपने व्यापार को, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है। हाँ, जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा, टी एंड स्नैक्स कितना? 1,000 रुपया। और ये 5,000 रुपया हफ्ता दिया है, ये भी दिखा दूं क्या? चलो एक बार तो दिखा देते हैं। अब ये बचेगा वो मेरा प्रॉफिट है। कितना है प्रॉफिट? लॉस आ गया, कोई बात नहीं, इधर लिख दो लॉस। कितना आ गया? 24,500, 77,000 आ रहा है खर्चा, तो 24,500 का आपका लॉस आ गया। चलो थोड़ी सी रेवेन्यू बढ़ा देते हैं, लॉस में बात नहीं करते, अच्छा नहीं लगता ना लॉस बात करते हुए। तो थोड़ा सा अपन ने सेल्स और बढ़ा दी अपनी, मान लो 30,000 से अपना सेल्स और हो गया, तो 82,500। और खर्चा कितना हो गया आपका? 77,000। तो बताओ कितना प्रॉफिट हो गया है? कितना? हाँ करेक्ट, कितना प्रॉफिट हो गया?
5,500 फाइनल है। तो तुम्हारी पीजीबीपी की इनकम कितनी हो गई, बिजनेस की इनकम कितनी हो गई, 5,500। यस और नो? अब बताओ, तो भारी है क्या पीजीबीपी कैलकुलेट करना? पीजीबीपी की इनकम निकालना भारी है क्या? कितना आसान है। इनकम ले लो, इनकम में से खर्चे घटा दो, ये पीजीबीपी इनकम। तो इतना काय को खौफ मचाते हैं अपन पीजीबीपी से? कुछ तो होगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ खौफ है और कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर के एंड में आप बोलना सिर्फ खौफ ही है सर, इसका है कुछ भी नहीं इसके अंदर। यस, 5,500 इज योर प्रॉफिट। 5,500 इज योर प्रॉफिट। अगर मैं पीजीबीपी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जाता हूं तो क्या होगा वो हम देखेंगे, लेकिन जब मैं मेरी टोटल इनकम कैलकुलेट करूंगा तो मैं यहां क्या दिखाऊंगा, यहां दिखाऊंगा 5,500। ठीक है, मतलब पीजीबीपी की इनकम अभी तुम्हें समझ आ गया है कि सर पहले तो इनकम लेते हैं, ठीक है, इनकम लेते हैं और उस इनकम में से हम क्या करते हैं, खर्चे लेस कर देते हैं। खर्चे लेस कर देते हैं। उस इनकम को कमाने के लिए जो भी खर्चा किया है वो लेस कर देते हैं, और ये जो आता है प्रॉफिट या लॉस, दैट विल बी योर पीजीबीपी का इनकम। यस और नो? समझ आ रहा है? अब आपको एक एक चीज को हम तरीके से समझाता हूं। अब इसी पोहे के बिजनेस को अपन आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, हर एक चीज आपको यहीं से समझाता जाऊंगा। नहीं, कहां है लॉस? हाँ, अगर इनका कहना है सर जैसे पहले 24,500 का लॉस आया था तो क्या करोगे, तो यहां अपनी इनकम में आप क्या दिखाओगे, 24,500 का लॉस। लॉस का क्या हो सकता है? अगर मेरे पास मान लो ये इनकम है, कैपिटल गेन है यहां पर 50,000 रुपए का, तो ये क्या, ये लॉस सेट ऑफ हो जाएगा क्या? मैंने आपको बताया था आप सेट ऑफ कर सकते हो ड्यूरिंग द ईयर। आप अपने किसी भी प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो। आप बोलते हो सर मेरे तो कोई प्रॉफिट है ही नहीं, कोई इनकम ही नहीं है, तो क्या करूं? बताओ इस लॉस का क्या करें? अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दें, बट कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या? वेरी गुड। अगर आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या? बोलो। ड्यूरिंग द ईयर आप सेट ऑफ कर सकते हो, चाहे आप, मैं भी रुकता, हाँ, कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, क्या ध्यान रखना पड़ेगा? क्या कर रहे हो? मैंने पढ़ाया तुम सबको। यस, टाइम पे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ड्यू डेट के पहले। समझ आया? ड्यू डेट के पहले आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या इस 24,500 को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? नहीं। अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल कर दिया तो ये 24,500 का क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और मान लो आपको अगले महीने या अगले साल 50,000 की इनकम होती है तो आप ये 24,500 से सेट ऑफ कर लोगे। आई होप दिस इज क्लियर। समझ आ रहा है? तो ये इस तरीके से अपन चीजों को कॉम्बो करते हुए चलेंगे। यस, वेरी गुड। समझ आ रहा है ना? तो अब देखो, अब ये मुद्दे की बात को समझानी है मुझे, बस। कितना आसान है वो तो तुम्हें समझ आ चुका है कि वास्तव में बहुत आसान है। अब यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो खर्चे हैं, सबसे पहले इन खर्चों की वैलिडिटी चेक करनी है कि सर क्या ये खर्चे लेस होने लायक हैं या नहीं। तुमने खर्चा कर दिया उसका ये मतलब नहीं है कि वो खर्चा लेस होने लायक है, ये चीज ध्यान रखना। तुमने खर्चा कर दिया उसका ये मतलब नहीं है भैया ये लेस हो जाएगा। पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करने में उन्होंने अपने कायदे और कानून बता दिए हैं, भैया वो कायदे और कानून ध्यान में रखना, नहीं तो वो खर्चा अलाउड नहीं करेंगे। ठीक है ना? लेस हो रहा है मतलब अलाउड हो रहा है। उन्होंने बोल दिया नहीं तुम लेस नहीं कर सकते, मतलब डिसअलाउड हो जाएगा। जैसे यहां पर तुमने हफ्ता 5,000 रुपए का हफ्ता लेस कर दिया। हफ्ता क्या लेस होता है क्या? क्या लगता है आप सभी को? क्या लगता है जो हफ्ता तुमने लेस किया है, हफ्ता 5,000 रुपए का, क्या वो अलाउड एक्सपेंडिचर है क्या? लॉजिकल बताओ मुझे, बताओ लॉजिकल बताओ, क्या ये अलाउड एक्सपेंडिचर है क्या हफ्ता? बाकी सब तो चलो समझ आ रहे हैं, दीज आर द बिजनेस एक्सपेंडिचर, बट हफ्ता इज नो डाउट ये खर्चा होता है। लेकिन भाई साहब ये ओवर एंड अबाउ होता है, ये 2 नंबर में सेटल्ड होता है, 1 नंबर में कभी सेटल नहीं होता है। इट इज नॉट लीगल।
ये खर्चा लीगल नहीं है। तुमने क्या कर दिया, P&L में हफ्ता लिख दिया। जब पीजीबीपी पढ़ोगे तो वो बोलेगा भाई साहब दिस इज इलीगल एक्सपेंडिचर। ए भाई इलीगल एक्सपेंडिचर है, तू इसका खर्चे का बेनिफिट लेना चाहता है, नहीं देंगे। नहीं देंगे तो क्या करेंगे आप? इनकम कितनी आ रही थी? 5,500। बताओ क्या करेंगे? माइनस करना पड़ेगा, ऑलरेडी माइनस हुआ है वो तो आपकी इनकम में से। आपके 82,500 में से ऑलरेडी ये 77,000 रुपए लेस हुए हुए हैं। वो बोलता नहीं 5,000 का खर्चा अलाउड नहीं करेंगे, तो बताओ क्या करेंगे? एड बैक कर देंगे। वेरी गुड, एड बैक कर देंगे। और एड बैक करने के बाद तुम्हारी इनकम कितनी आ जाएगी? 10,500। और ये 10,500 आपकी क्या हो जाएगी? पीजीबीपी की इनकम। समझ आ रहा है? मतलब पीजीबीपी के कायदे और कानून के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा तुम्हें। अब समझ आ रहा है? तो बस वो कायदे और कानून ही समझने। अब देखो ये बोलता है अरे भाई तूने सैलरी दे दी रे छोटू को। कैसे दी? सर सैलरी कैश में पे करी। कैश में पे करी सैलरी है? कैश में पे करी सर मैंने, कैश में। इनकम टैक्स के प्रोविजन में आगे बताऊंगा, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि 10,000 से ज्यादा कैश एक्सपेंडिचर आप नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी को सिंगल डे पे, सिंगल पर्सन को कोई पेमेंट कर रहे हो, इट शुड नॉट बी मोर देन 10,000। अगर आपने 10,000 से ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया तो वो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। तो भैया छोटू को जो तुमने कैश सैलरी दी है, क्या ये अलाउएबल एक्सपेंडिचर है? नहीं। तो फिर पीजीबीपी की इनकम निकालने में क्या करेंगे? एडबैक कर देंगे। कर दो पूरा का पूरा बीसीआर एडबैक, क्योंकि इट्स नॉट अलाउड। नहीं, 10,000 के प्रोविजन जब देखेंगे तब मैं पूरा बताऊंगा कि अगर आपने 10,000 रुपए के ऊपर 1 रुपया भी खर्चा कर दिया, पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर डिसअलाउड कर दिया जाएगा। पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर डिसअलाउड कर दिया जाएगा। तो अब आपकी इनकम कितनी हो गई? 30,500। तो अब आपकी जो पीजीबीपी की इनकम में जाएगी वो कितनी जाएगी? 30,500। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यहां जो पीजीबीपी की इनकम आप 5,500 बता रहे थे, वो 5,500 नहीं है, अब वो 30,500 है। जब आप इनकम फ्रॉम पीजीबीपी लिखोगे तो कितना लिखोगे? 30,500। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? एक और, ये आपने जो परचेज किया ना माल, ये अपने किसी जानकार से किया, रिलेटिव से किया। अपने भाई की दुकान थी, भाई की दुकान है, भाई ये भाई की दुकान से लिया रे मटेरियल। आपको पता है कि मेरे को जुगाड़ करना है। हिंदुस्तानी किसमें एक नंबर होते हैं? जुगाड़ में। वो अपने को ज्यादा इनकम पे टैक्स नहीं देने का रे, ज्यादा इनकम पे टैक्स नहीं देने का। कितने का माल खरीदा? 24 का। एक्चुअल में माल की वक्त थी 10,000 रुपए। माल की वक्त क्या थी? 10,000 रुपए। आपने उससे बिल लिया 24,000 रुपए का, राइट? उससे आपने बिल लिया 24,000 रुपए का। क्या कर रहे हो? ये डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंक रहे हो? डिपार्टमेंट की आंखों में है? गवर्नमेंट जब पता लगाती है, मैंने क्या बोला? फिर रिटर्न आने दे, एक बार तेरी ईमानदारी बता, फिर मैं तेरी वेरिफिकेशन करूंगा। बिगिनिंग में बताया था, डिपार्टमेंट बोले तेरी ईमानदारी तू बता, फिर मेरे को लगा तो तेरा वेरिफिकेशन करूंगा। और जब तेरा वेरिफिकेशन करूंगा तो चीर फाड़ उस समय कर दी जाएगी आपकी। हाथ में सारे बिल होंगे उनके। ले भैया 24,000 का बिल कहां से है? मटेरियल माल में 10,000 रुपए मिलता है, मार्केट में कितने में मिलता है? 10,000 रुपए में। तो 24,000 रुपए में ले रहा है, राइट? तो यहां पे एक तुम्हें प्रोविजन बताऊंगा कि सर अगर तुमने अपने किसी रिलेटिव से माल खरीदा हो और मार्केट प्राइस से जो भी ज्यादा पे कर रहे हो वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो यहां पे तुम्हारा 14,000 डिसअलाउड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो डिसअलाउड हो जाएगा तो क्या करें? उसका एड बैक करते हैं। समझ आ रहा है तुम्हें? तो कितना हो गया? 44,500। तो अब फाइनल पीजीबीपी का इनकम आपका कितना आ गया? 44,500। यस। यहां इसमें ओवर एंड अबाउ है। 10,000 मार्केट प्राइस है, उसके ऊपर जो भी। ये तुम्हें एक फील दे रहा हूं कि करने क्या वाले हैं, एक्चुअली होने यही वाला है। बस पूरे पीजीबीपी में आपको बस प्रोविजंस अगर थोड़े से ध्यान है ना, तो बस गेम खत्म। फिर आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो पूरा पीजीबीपी आपके लिए एकदम आसान होने वाला है, राइट? चलो जी, तो इस तरीके से आपको एडबैक करना है या लेस करना है, राइट? आपको पता पड़ा, अरे यार 4,000 का खर्चा तो लेस करना भूल गया। तो जब पीजीबीपी की इनकम निकालोगे तो क्या करोगे? अगर वो अलावेबल खर्चा है, अरे भूल गया, खर्चा लेना ही भूल गया, तो लेस कर दो। अगर अलावेबल एक्सपेंडिचर है तो लेस कर दो। ये लो भैया, सिंपल है। समझ आ रहा है? 40,500। ये समझ आ रहा है क्या? बस
मैंने जो तुम्हारे को पीजीबीपी का पिक्चर है ना वो दिखा दिया है। अब अपन चलते हैं पीजीबी को आराम से समझते हैं। यहां तक समझ आया क्या? ये पीजीबी का पिक्चर है एक्चुअली। अब इस पिक्चर से तुम जो कोई चीज पढ़ोगे ना तो तुम्हें कनेक्ट कर पाओगे हर एक चीज को कि अब क्या होने वाला है। आ जाओ, अब आपको बताते हैं। अब ये बिजनेस ध्यान रखना अपना, एक ही धंधा है अभी पोहे का। इस पोहे के धंधे से इस पूरे पीजीबीपी को समाप्त करेंगे। बट अब अपन समझते हैं इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी किस तरीके से पीजीबीपी की इनकम निकाली जाती है। तो अभी अपन ने क्या देखा था? इनकम, यस और नो? उसमें से क्या लेस किया था? एक्सपेंसेस, ठीक है। और फिर आपकी जो इनकम आ जाएगी वो आ जाएगी पीजीबीपी का इनकम। सर आपने बताया था कि पीजीबीपी के अंदर सेक्शन कहां से कहां तक है? ठीक है, तो अब इन सेक्शन में इस पूरे पीजीबीपी को तोड़ देते हैं। सैलरी ओवर एंड अमाउंट लिमिट नहीं, सैलरी अगर आपने 10,000 से 1 रुपया भी कैश में पे कर दिया ना ऊपर, कैश में अगर 1 रुपया भी खर्चा, 10,000 की लिमिट है, 10,000 तक आप कैश में खरीदो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10,000 से ऊपर अगर आपने कैश पे किया पूरा खर्चा डिसअलाउड कर दिया जाएगा। ये मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो इनकम हम देखेंगे सेक्शन 28 और 41, वो बताता है कि हमारी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, ठीक है ना। तो अगर तुम्हारी कमांड हो गई सेक्शन 28 और 41 पे तो तुम्हें पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी और कौन कौन सी हेड पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। आई होप दिस इज क्लियर, यस, है ना। तो यहां तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सेक्शन 28 और 41 अगर आपका क्लियर हो गया, उसमें भी मेजर क्या है? सेक्शन 28 हर हेड का पहला सेक्शन, हर हेड का पहला सेक्शन उसकी चार्जेबिलिटी को बताता है कि कब कोई इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी। जैसे सैलरी का पहला सेक्शन कौन सा है? वो बताता है कि कब कोई इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। हाउस प्रॉपर्टी का पहला सेक्शन कौन सा है? 22, वो बताता है कि कब कोई इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। पीजीबीपी का पहला सेक्शन कौन सा है? वो बताता है कि कब कोई इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी, समझ आ रहा है। और कैपिटल गेन वो बताता है कब कोई इनकम पीजीबीपी कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। और आईएफओएस 56 ये बताता है कि कब कोई इनकम आईएफओएस हेड में टैक्सेबल होगी। तो हर हेड का पहला सेक्शन उसकी चार्जेबिलिटी को बताता है कि कब कोई इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। तो यहां पर सेक्शन 28 बताता है कि कब कोई इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी, राइट। अब आता है खर्चा। सर उस इनकम को कमाने के लिए जो खर्चे होते हैं यहां पर उन्होंने बता दिया है 30 से 37 तक। उन्होंने लिख दिया है कि 30 से 37 तक हमने लिख दिए हैं, ये खर्चे आपको अलाउड होंगे, ये खर्चे आपको अलाउड होंगे 30 से 37 के अंदर। मैं बताऊंगा 30, 31, 32, राइट, 35, 33 तो और 36, 37 ये मैं बताऊंगा आपको, राइट। सो उन्होंने लिख दिया है कि इस इनकम को अर्न करने के लिए 30 से 37 में अगर आप कोई खर्चा करते हो तो वो आपको अलाउड हो जाएगा, राइट। बट एक चीज ध्यान रखना, इन खर्चों पर पापा जी का रेस्ट्रिक्शन है। कौन पापा जी? पापा जी हैं यहां पर, हैं? ये क्या बोलता है 30 से 37? सर बिजनेस की इनकम 28 और 41 के अंदर आ रही है। बिजनेस की इनकम को अर्न करने के लिए जो खर्चा किया, एक मिनट भाई, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी अपन क्या देख रहे हैं, 28 और 41 में आपकी इनकम आती है। उस इनकम को अर्न करने के लिए आपने खर्चा किया, मतलब बिजनेस एक्सपेंडिचर होना चाहिए, बिजनेस एक्सपेंडिचर होना चाहिए। इन्होंने साफ बोला कि देख भाई बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो अलाउड नहीं करेंगे, इट शुड बी द बिजनेस एक्सपेंडिचर। 30 से 37 तक उन्होंने साफ साफ बता दिए हैं कि दिस शुड बी द बिजनेस एक्सपेंडिचर होंगे तो ही अलाउड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तुम्हारा बिजनेस है पोहे का, ठीक है, अपन बिजनेस क्या कर रहे थे, पोहे का। पोहे बिजनेस में अगर कोई हाउसकीपिंग का खर्चा है वो अलाउड हो जाएगा, लेकिन मैंने उस हाउसकीपिंग वाले को बोला जा मेरे घर पे भी काम करके आ जा, उसके भी 1000 रुपए मान दे, यहां पे अलाउड है क्या भाई साहब? दिस इज पर्सनल एक्सपेंडिचर, ये कैसे अलाउड हो जाएगा?
सो दिस इज नॉट अलाउड। तो इन्होंने यहां पर यही बताया है कि जो एक्सपेंडिचर है दैट शुड बी द बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, तो ही अलाउड होगा। बिजनेस की इनकम माइनस बिजनेस का एक्सपेंडिचर। फिर मैंने क्या बोला था, यहां पर आती है पापा जी की रेस्ट्रिक्शन। ये पापा जी कौन है यार? हैं? ये पापा जी कौन है? हैं? ये पापा जी कौन है? जैसे हमारे ये लाल चुनरिया की जिद कर रहे थे, आदित्य लाल चुनरिया वाली चाहिए, लाल चुनरिया वाली चाहिए, तो बोले ठीक है चल जा, लाल चुनरिया वाली से शादी करा देंगे तेरी, ठीक है, बट अपनी बिरादरी की होनी चाहिए, नहीं तो घर में एंट्री नहीं दूंगा तन्ने। ये रेस्ट्रिक्शन डाल दिया पापा जी ने। क्या रेस्ट्रिक्शन डाल दिया? अपनी बिरादरी की होनी चाहिए, बट ठीक है लाल चुनरिया वाली से ही करवाएंगे तेरी शादी, बट इट शुड बी अपनी बिरादरी की होनी चाहिए, नहीं तो घर में एंट्री नहीं होगा। तो इसने क्या बोला, खर्चा बिजनेस का होना चाहिए लेकिन मेरी रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है? मेरी रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वो रेस्ट्रिक्शन क्या है? वो 3 सेक्शन है रेस्ट्रिक्शन, सेक्शन 40, सेक्शन 40A और सेक्शन 43B। जो मैंने तुम्हें बताया ना, सर सैलरी पे कर दी 20,000 रुपए की, दिस इज द बिजनेस एक्सपेंडिचर, बिजनेस के लिए पे किया ना तुमने, 20,000 रुपए की सैलरी 20 कैश में जो पे करी बिजनेस की, पे बिजनेस के लिए था ना, तो अलाउड होना चाहिए ना। नहीं, पापा जी की रेस्ट्रिक्शन थी, पापा जी ने मना कर रखा था कि 10,000 से ज्यादा एक्सपेंडिचर कैश में नहीं होना चाहिए, तो भाई पापा जी ने मना कर रखा था, तुमने कैसे कर दिया? डिसअलाउड। पापा जी ने बोला भैया अपने रिलेटिव से माल खरीद रहे हो तो मार्केट प्राइस से जो भी ज्यादा होगा डिसअलाउड हो जाएगा। दिस इज आर द पापा जी का रेस्ट्रिक्शन। समझ आ रहा है? तो ये पापा जी के रेस्ट्रिक्शन में बताऊंगा बाद में। तो ये 3 रेस्ट्रिक्शन तुम्हें समझाऊंगा, तो समझ आ रहा है? सेक्शन 30 से 37, ठीक है ना, विथ रेस्ट्रिक्शन ऑफ 42 43B। तो अभी वापस समझा रहा हूं यहां पे, 1 मिनट रुकना भाई। हाँ जी, हेलो। हाँ 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 हाँ, ले लो ले लो, सही है। लिमिटेड ही लो, लिमिटेड लो, लिमिटेड लो। हाँ वो तो चल जाए, हाँ वो तो चल जाए, एक बार लिमिटेड लो है ना, बोलो है नहीं। हम यार मैं एक्चुअली सेशन में हूँ, 11:30 करूंगी या 15 मिनट में फ्री और करूँ, 15 मिनट में फ्री और करूँ। हाँ जी। अरे आज फोन बहुत आ रहे हैं यार, ये क्या चक्कर है? तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपकी इनकम जो है सेक्शन 28 और 41, ये 2 आपकी इनकम आ जाएगी। इसमें से आपके लेस हो जाएंगे एक्सपेंसेस 30 से लेके 37 के, विथ रेस्ट्रिक्शन ऑफ 42 43B। यहां पर 3 सेक्शन है, एक तो 40 है, एक 40A है और एक 43B है। इन 3 में आपको रेस्ट्रिक्शन समझ में आ जाएगा। ये रेस्ट्रिक्शन, तो ये खर्चा जो अलाउड होगा इस रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग अलाउड होगा। फिर जो इनकम आएगी दैट विल बी योर पीजीबीपी का इनकम। तो आपको बहुत केयरफुल होना है हर एक चीज पे कि सर 28 के अंदर कौन कौन सी इनकम आ रही है, 41 के अंदर कौन कौन सी इनकम आ रही है। सिर्फ वही आपकी यहां पर पीजीबीपी इनकम में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज और कोई इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, ध्यान रखना। अदरवाइज कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। खर्चा जो 30 से 37 में बताया हुआ है सिर्फ वही अलाउड होगा, उसके अलावा कोई भी अलाउड नहीं होगा। तो अगर ये सेक्शन तुम्हारी टिप्स में है तो भाई साहब ये पीजीबीपी गेम खत्म, कुछ भी नहीं है। राइट, समझ आया? तो सेक्शन 28 से 41 ये आपकी इनकम, सेक्शन 28 और 41 ये आपकी इनकम हो गया। उसमें से लेस करोगे खर्चा सेक्शन 30 से 37 विथ रेस्ट्रिक्शन ऑफ 40 to 43B, है ना, उसमें 3 है, 40 40A और 43B, 42 43B, राइट। और फिर जो इनकम आएगी दैट विल बी योर पीजीबीपी का इनकम। आई होप दिस इज क्लियर। ये समझ आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? है 28 से 41 नहीं, 28 और 41, ओनली 2 सेक्शन है, एक तो 28 और एक 41, ठीक है ना। एक तो इनकम आपकी है सेक्शन 28 और एक 41,
ठीक है, मेन तो 28 ही है, 41 तो कोई ज्यादा कोई खास नहीं, 2-3 पॉइंट है बस, मेन तो 28 ही है। तो अगर आपको ये पता है कि हमारी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, 28 और 41 की इनकम टैक्सेबल होगी, उसमें से लेस करोगे 30 से 37 के खर्चे। अभी देखना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सारे के सारे सेक्शन आपके ऑन टिप्स होंगे, सारे के सारे सेक्शन आपके ऑन टिप्स होंगे। अरे ये रहा ना इतने 28 से 44, ये बताया तो था, बस यही सेक्शन है बस बस। और ये मैं आज बोल रहा हूं, जब मैं पीजीबीपी एंड करूंगा तब तुम बोल रहे होंगे तुम्हारे मुंह से, अरे सर क्या ये 28, ये 29, ये 30, ये 31, ये 32, ये 35, ये 36, ये 37, ये 38, ये 39, ये 40, ये 41, ये 42, क्या सर इतने इजी चैप्टर क्यों इतना मेहनत करते हो आप, इतना इजी चैप्टर है, ये बोलोगे तुम। एंड होने तो दो इस चैप्टर को, होने तो दो एंड। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट। और मेरे को ना, मैं आपको रटवाना चाहता ही नहीं हूं, इसीलिए मेरा पैटर्न ही अलग है। दुनिया बड़ी खराब है, सबसे बड़ी शराब है, क्यों क्या हो गया? हाँ अरे बिंदास छोड़ देंगे तब तक तो। मेरे को पानी की बोतल दे देना भाई, भाई ओमकार नहीं है क्या? क्या करता है रे भाई? है आ गई है ना, और क्या चाहिए? सेक्शन आ तो गई, ये 30 से 37 के अंदर आ गई ना आपके, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, और कौन सी सेक्शन देखनी है आपको? 29, 28 बताई ना। अभी ये 29, ये जो तुम्हें पढ़ाया ना मैंने, ये किस तरीके से प्रॉफिट निकलता है, ये 29 है। अभी बताऊंगा ना, काहे को टेंशन लेते हो तुम, सब बताऊंगा। तुम्हारे को एक सेक्शन भी नहीं मिस होगी और तुम्हारे सारी सेक्शन ऑन टिप्स होगी, टेंशन नहीं लेने का भाई। अपन क्या है, अपन सेक्शनों से नहीं पढ़ाएंगे, बट सेक्शन तुम्हारे टिप्स पे लेके जाएंगे। अपन एक बात बोली थी शुरू में, याद है? मैं सेक्शन ना बोलूं ये हो नहीं सकता, तुम सेक्शन भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, बोली थी ना। आई विल प्रूव दैट, है ना? तो समझ आ रहा है तुम्हें यहां तक कि तुम्हारी पीजीबीपी के इनकम में क्या होता है, 28 और 41 की इनकम ली जाएगी और उसमें से 30 से 37 के खर्चे लेस कर दिए जाएंगे विद रेस्ट्रिक्शन ऑफ 42, 43B। मतलब भले ही वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, लेकिन पापा जी का रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। भले ही ये लड़की से शादी कर रहा है, लड़की से नहीं कर रहा है, लड़की से कर रहा है, लेकिन पापा जी की सहमति उसी बिरादरी वाली से होनी चाहिए, है ना? तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? यही हो गया ना। ये बोले नहीं सर देखो मैंने कोई किसी और को थोड़ा लाया, लड़की को तो लाया हूं शादी करके। अरे हाँ भाई, लेकिन रेस्ट्रिक्शन, तो यहां पे क्या हो गया, खर्चा बिजनेस का होना चाहिए। अरे हाँ भाई बिजनेस का है, लेकिन हमारी रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, 42, 43B। आई होप दिस इज क्लियर, समझ आ रहा है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? यहां बताया ना राहुल, पापा जी दीज आर सेक्शन, ये पापा जी हैं, सेक्शन 40, 40A और 43B, दीज आर द पापा जी। मैंने बताया ना अभी आपको, वापस सुनो मेरी बात को। आपकी इनकम कौन सी है? 28 और 41 की आपकी इनकम ली जाएगी, उसमें से खर्चे लेस किए जाएंगे 30 से 37 तक के, विथ रेस्ट्रिक्शन ऑफ 42, 43B। अब इसमें 3 सेक्शन बताऊंगा मैं आपको, एक तो सेक्शन 40, एक सेक्शन 40A और एक सेक्शन 43B। तो ये रेस्ट्रिक्शन वाली सेक्शंस हैं जो आपको कहती है कि भाई तेरा बिजनेस का खर्चा है, बट ये बिजनेस का खर्चा हमारी रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर हमारी रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग खर्चा नहीं किया तो अलाउड नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी आपको समझ आया पीजीबीपी में हम क्या करने वाले हैं। और ये जो कंप्यूटेशन का तरीका है ये कौन बताता है? ये जो कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी का तरीका है कि 28 से 41 की इनकम लेंगे, 30 से 37 के खर्चे लेस करेंगे विद रेस्ट्रिक्शन ऑफ 42, 43B, फिर आपका जो इनकम आएगी दैट विल बी, और पीजीबीपी का इनकम ये बताता है सेक्शन 29। किस तरीके से पीजीबीपी का इनकम कैलकुलेट करोगे ये बताता है सेक्शन 29। चलो जी 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं आपको,
देन विल स्टार्ट विद सेक्शन 28. ये चैप्टर बहुत रिलैक्स होकर पढ़ना, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है यार, ये हाथ में टिप्स पे लाना है इस चैप्टर को. इस चैप्टर से सब डरते हैं, सीरियसली बता रहा हूं, सीरियसली बोल रहा हूं. किसी से भी पूछ लेना पीजीबीपी यार साला रिकॉल ही नहीं होता है, और मैं आपको बोलता हूं कि 1 घंटे के अंदर आप उसे रिकॉल करके साइड में रख दो, तो बोले हो गया मेरा, विथ कॉन्फिडेंस. मतलब चैप्टर नो डाउट बहुत भारी है, ये बहुत भारी, बट इतना हल्का होगा कि तुम बोलोगे सर ये भारी होता, कौन कहता है कि ये पीजीबीपी भारी होता है. चलो जी आ जाओ जी, आ जाओ. अब आते हैं अपन सेक्शन 28 पे. सेक्शन 28 क्यों पढ़ रहे हैं, कोई बताएगा क्या मुझे? सेक्शन 28 इनकम. अरे सर इनकम तो समझनी पड़ेगी ना कि कौन सी इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होने वाली है, समझना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? राइट. मैंने आपको क्या बताया था, पीजीबीपी की इनकम कैसे कंप्यूट की जाती है? कौन सी इनकम? 28 और 41 की इनकम लेंगे, उसमें से 30 से 37 के खर्चे लेस करेंगे विथ पापा जी की रेस्ट्रिक्शन. पापा जी मतलब सेक्शन 40, सेक्शन 40A, सेक्शन 43B. ठीक है ना. तो अब पापा जी की रेस्ट्रिक्शन सेक्शन 40 to 43B ऐसे भी बोल सकते हो. आया समझ में? क्लियर है ये चीज? तो अभी अपने को समझना जरूरी है. अभी तो हमने ये एक ओवरव्यू देखा है कि सर इस तरीके से पीजीबीपी का इनकम कैलकुलेट किया जाता है. राइट. इस तरीके से पीजीबीपी का इनकम कैलकुलेट किया जाता है. बट यस, परफेक्ट हर्षिता. लेकिन अब हमें पता तो होना चाहिए ना कि सर कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी. सो इनकम सेक्शन 28 मैंने क्या बताया था, चार्जिंग सेक्शन. ठीक है ना. तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है पहला, वेरी गुड राहुल, सेक्शन 40A नहीं, इसे बोलोगे 40A, है ना. ये चीज ध्यान रखना. हाँ ठीक है ना. ये इन चीजों को मैं इसलिए लिखवाता हूं तुम्हें कि ताकि मैं तुम्हारी गलती जहां जहां हो इमीडिएट रेक्टिफाई कर दूं, ताकि तुम सबको पता रहे, है ना. वेरी गुड हर्षिता. क्या हुआ? अब आ जाओ इनकम पे. सर कौन कौन सी इनकम? तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपको कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम होती है, ठीक है ना, वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी. इनकम मतलब सेल्स. ठीक है ना. कि जो भी आपने बिजनेस या प्रोफेशन से जो भी सेल्स आपको कमाई हुई है, बिजनेस या प्रोफेशन के कारण अगर तुम्हें कोई इनकम हुई है, जैसे अभी अपन 52,500 को टैक्सेबल कर रहे थे ना, ये क्यों कर रहे थे? P&L में लिखा हुआ इनकम साइड में इसलिए नहीं सर, ये हमारा बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम है, इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है कि भैया जो भी बिजनेस काम कर रहे हो और प्रोफेशन कर रहे हो, उसके कारण जो भी तुमको पैसा मिला है, यस, वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा. मैं यहां लिख दूं सेल ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर 10,000. क्या टैक्सेबल कर दोगे? क्या ये बिजनेस है तुम्हारा? अगर बिजनेस है तो कर दो, लेकिन अगर बिजनेस नहीं है तो भैया टैक्सेबल नहीं होगा. सिर्फ और सिर्फ P&L के क्रेडिट में लिखा होने से वो तुम्हारी इनकम नहीं हो जाती है. इनकम तो वो होती है जो व्यापार की इनकम है. नो डाउट तुम्हारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में तुम लिखते हो इसको, अकाउंटिंग जब अकाउंट्स में पढ़ते हो तो तुम इसे लिखते हो, लेकिन इनकम टैक्स वाले बोलते हैं मेरे को मतलब नहीं है, मैंने इनकम को 5 पार्ट में सेग्रीगेट कर दिया है, मेरे को वो इनकम चाहिए पीजीबीपी हेड में जो बिजनेस की हो. यहां पे तुम बोलते हो तुम्हारा कोई मकान, तुम्हारा कोई गोडाउन है बिजनेस का, तुमने बोला यार अभी यूज नहीं आ रहा, किराए पे दे देता हूं, रेंट की इनकम 15,000. क्या बिजनेस की इनकम है ये? नहीं, ये तो बिजनेस इनकम में नहीं आएगी. बिजनेस में क्या आएगी? जो बिजनेस की सेल्स है वो आएगी. समझ आ रहा है? तो ये चीजें तुम्हें क्लियर करनी पड़ेगी. हाँ, ये तुम्हें समझना पड़ेगा. राइट. इसलिए बहुत आराम से चलूंगा मैं, लेकिन मजा आएगा तुमको इस चैप्टर में. तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर तुम्हारा कोई बिजनेस है या प्रोफेशन है, उससे अगर तुम्हें कोई भी इनकम होती है तो वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी. और इन्होंने बोला है और
सेक्शन 28 ने क्या बोला है कि भाई देख ले, जो मैं बता रहा हूं ना वो इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। अब वैसे हमेशा एक चीज ध्यान रखना, रेवेन्यू नेचर की इनकम ही टैक्सेबल होती है, रेवेन्यू नेचर की, कैपिटल नेचर की इनकम कभी भी टैक्सेबल नहीं होती है। लेकिन इन्होंने बोला देख भाई ये तो बिजनेस और ये तो रेवेन्यू नेचर की है, ये तो रेवेन्यू नेचर की है ना, हर साल तेरी सेल्स होगी रे, होली दीपावली थोड़ी होगी। रेवेन्यू मतलब क्या, रिकरिंग नेचर, और कैपिटल नेचर मतलब होली दीपावली। होली दीपावली होती है मतलब कभी कभी होती है, हो ना हो कोई सर्टेनिटी नहीं है। बट रेवेन्यू नेचर जो रिकरिंग नेचर की होती है वो आपकी इनकम बोली जाएगी, राइट। आप देखोगे पीजीबीपी में आपका सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही अलाउड होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होता है। वैसे ही आपकी जो रेवेन्यू इनकम होती है वही इनकम कंसिडर की जाती है, कैपिटल इनकम कभी कंसिडर नहीं की जाती है। लेकिन उन्होंने बोल दिया अगर हमने सेक्शन 28 में कुछ कैपिटल इनकम भी लिख दी है तो वो भी तुम्हारे लिए टैक्सेबल होगी, अगर हमने लिख दी है तो। समझ आया? ये क्या बोलते हैं कि भाई 28 के अंदर, वैसे पीजीबीपी इनकम में रेवेन्यू नेचर की इनकम ही आती है, कैपिटल नेचर की नहीं आती है। लेकिन अगर हमने 28 के अंदर लिख दी कि दिस इनकम विल बी टैक्सेबल, तो वो टैक्सेबल करनी है। तू ना नकुर मत करना कि सर ये कैपिटल की है या रेवेन्यू की है। हमने लिख दी तो लिख दी, बस हमने लिख दी तो लिख दी, ये चीज ध्यान रखना, उसे तुम्हारी बिजनेस इनकम माना जाएगा हमने अगर लिख दिया तो। समझ आ रहा है क्या? चलो जी, तो पहला तो बहुत आसान है कि अगर तुम्हें बिजनेस या प्रोफेशन से कोई भी इनकम हुई हो वो आपकी पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन कि आपने कोई डिग्री ली है ना, जिसकी डिग्री हो, डिग्री के बाद में तुमने उसका काम शुरू कर दिया हो, ठीक है ना, दैट इज प्रोफेशन। बट यार मेरे पास तो डिग्री है ही नहीं, मेरे को हंसाना अच्छा आता है, मैंने अपना कॉमेडी शो शुरू कर दिया, मेरे को डांस करना बढ़िया आता है, नहीं आता है मेरे को ऐसे, ठीक है, मैंने अपना डांस एकेडमी शुरू कर दिया, क्या है वो, क्या होगा वो? मेरे को गाना अच्छा आता है, मैंने सिंगिंग एकेडमी शुरू कर दी, बताओ उससे अगर मेरे को कोई इनकम होती है तो क्या होगा? बोलो। यस, बिजनेस तो चलो समझ में आ गया, दुकान डाल दी अपन ने, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डाल दी, राइट, चाय का गल्ला शुरू कर दिया, पोए का दुकान शुरू कर दिया, दीज आर द बिजनेस। प्रोफेशन समझ में आ गया कि सर अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप कोई काम करते हो। भाई साहब मेरे पास कोई गाने की डिग्री नहीं है, मैंने तो क्या एकेडमी शुरू कर दी, फिर इट कॉल्ड्स वोकेशन, इट कॉल्ड वोकेशन एंड प्रोफेशन इंक्लूड वोकेशन। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई बिजनेस की इनकम है या प्रोफेशन की इनकम है, प्रोफेशन इट इंक्लूड वोकेशन, ठीक है। तो ये जो आप अपनी स्किल, वेकेशन नहीं वोकेशन, ठीक है, अपनी स्किल से जो कमा रहे हो, राइट, दैट इज वोकेशन। समझ आया? जैसे कपिल शर्मा शो अपनी स्किल से कमा रहा है, वो वोकेशन है, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है? प्रोफेशन इट इंक्लूड्स वोकेशन। क्लियर हो रहा है? तो बिजनेस में तो क्या हो गया, जो बिजनेस मॉडल होते हैं, भाई यहां पे इतनी सारी दुकानें हैं, दीज आर द बिजनेस। प्रोफेशन जो प्रैक्टिसिंग वाले होते हैं वो, बट जो अपनी स्किल्स से काम करते हैं वो वोकेशन, ठीक है, वो वोकेशन, ठीक है ना। और प्रोफेशन की डेफिनेशन में लिखा है प्रोफेशन इट इंक्लूड्स वोकेशन, राइट। तो क्लियर हो रहा है चीजें? चलो जी, तो पहला इन्होंने बोला कि अगर आपको कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई भी इनकम होती है वो आपका पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि अगर आपको कोई कंपनसेशन रिसीव्ड होता है, कोई आपको कंपनसेशन रिसीव्ड होता है या नॉन कंपीट फीस रिसीव्ड होती है, नॉन कंपीट फीस, ये क्या होता है अभी बताऊंगा। इन्होंने क्या बोला, आपको कोई कंपनसेशन रिसीव्ड होता है या नॉन कंपीट फीस रिसीव्ड होती है, ये होली दीपावली रिसीव्ड होती है, ये कोई रोज थोड़ी मिलती है। आप कोई व्यापार करते हो, अभी देखना, अभी समझ में आएगा अभी तुम्हें। ये बोला है कि अगर आपको कोई कंपनसेशन रिसीव्ड होता है, वोकेशन विच वी डू आउट ऑफ आवर स्किल्स। हाँ, वेरी गुड जोई। ये बोलते हैं कि अगर आपको कोई कंपनसेशन रिसीव्ड होता है या आपको कोई नॉन कंपीट फीस होती है, किस लिए? डू नॉट कैरी एनी बिजनेस और प्रोफेशन। अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। डू नॉट शेयर एनी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। डू नॉट शेयर मत करना, अभी समझना।
और चेंज इन टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। अभी सब समझ जाओगे। अब देखो, अपने पोए की दुकान थी ना, पोए की दुकान थी, अपना गल्ला बहुत बढ़िया चल रहा था, महीने का 5 लाख का टर्नओवर आ गया अपना। और अपने साथ जो काम करता था, नाम क्या था उसका? रामू, रामू काका, रामू भाई थे ना आपने, जिनके लिए सीट खरीदी थी मस्त वाली, रामू थे ना, रामू। रामू के बारे में पता है ना तुम्हें? रामू ये सापा वापा लगा के आता है, सेठ जी आ गया हूं मैं, दुकान का शटर की चाबी दो सेठ जी। हाँ, रामू, उसने 6 महीने अपने साथ काम किया, काम कर रहा था, ठीक है। अब रामू काका क्या बोले? सेठ जी मैं जा रहा हूं। बोले क्यों जा रहा हूं सेठ जी? अरे नहीं यार, अपना घर का काम है, ऐसे छोड़ के थोड़ी जाते। सेठ जी सामने दुकान ले ली मैंने। अरे क्या करता रामू, सामने दुकान ले ली तूने? हाँ, क्या करेगा? पोहा। अरे रामू तू मेरी दुकान के सामने, अरे तू अपना भाई है रे रामू, ऐसे क्या करता रे रामू, ऐसे नहीं करते रामू। क्या हो गया? भाई को हंसी आ रही है, समझो इसको, कंपनसेशन रिसीव्ड और नॉन कॉम्पिटिशन। रामू क्या करता रे, अपना भाई है रे तू, अपने घर के सामने दुकान लगाएगा? नहीं सेठ जी मैं लगाऊंगा। और अपने को पता भाई साहब, रामू के टेस्ट के कारण ही अपनी दुकान चलती है। जिस दिन रामू ने दुकान सामने खोल दी तो साहब अपना कार्यक्रम, ए रामू, रामू इधर नहीं लगाने का। नहीं सर, धंधा तो करना है सर। रामू ऐसा कर, प्रेस्टीज पॉइंट में धंधा मत कर रामू, प्रेस्टीज पॉइंट में धंधा मत कर, और कहीं जाके कर ले। डू नॉट कैरी एनी और बिजनेस और प्रोफेशन। उसके कारण अगर आपको कोई भी पेमेंट मिलता है, रामू ये ले, मैं तो यही करूंगा धंधा, पैसा कमाना है। अरे रामू रे तू भाई है रे, ये ले 50 लाख रुपए, प्रेस्टीज पॉइंट में धंधा मत कर। तो 50 लाख रुपए किस लिए दिए? डू नॉट कैरी एनी बिजनेस और प्रोफेशन। तो रामू को ये 50 लाख रुपए किस लिए मिले? डू नॉट कैरी एनी बिजनेस और प्रोफेशन। तो रामू 50 लाख रुपए ले लेता है, भले रामू धंधा करे ना करे, इररिलेवेंट। वो तो 50 लाख आ गए, मैं तो गांव जाता हूं, मजे करूंगा, मैं तो लालचनरी वाली के पास है जाऊंगा, है आदित्य, मैं तो गांव जाता हूं, भले वो धंधा करे ना करे, बट उस रामू के लिए वो इनकम कहां पर टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी हेड में। समझ आ रहा है? राइट। सो डू नॉट कैरी एनी बिजनेस और प्रोफेशन। उसके कारण अगर आपको कोई भी कंपनसेशन मिला है या नॉन कम्पीट फीस मिली है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। रामू बोलता मेरा कोई व्यापार नहीं है, लेकिन फिर भी ये 50 लाख रुपए उसके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। यस, समझ आ रहा है? तो पहला पॉइंट क्लियर, डू नॉट कैरी एनी बिजनेस और प्रोफेशन। दूसरा, डू नॉट शेयर एनी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, प्रोसेस एटसेट्रा विथ एनीवन। अपने रामू ना, अपना एक मसाला बनता है, वो कौन बनाता है? हाँ, स्पेशल मसाला बनता है, वो अपन कहां से लेते हैं? भोलू भाई से। एक भोलू भाई है अपने, उन भोलू भाई से लेते हैं पोहे का मसाला। नो डाउट रामू सब अच्छा बनाता है, लेकिन वो मसाला जो नमकीन बनती है ना, वो भोलू भाई से लेते हैं। नमकीन बहुत बढ़िया बनाते हैं भोलू भाई। ये रामू भोलू क्या है? ठीक है, तो भोलू भाई से अपन लेते हैं। भोलू भाई अपने को ही सप्लाई करता है, क्योंकि अपने लिए स्पेशल, बहुत अच्छा आदमी है भोलू भाई। अब भोलू भाई एक दिन वापस फोन आया, भरत भाई तमें बिजनेस कैसे चालू छे, मतलब कैसे चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? ठीक है, गुजराती में कोशिश कर रहा हूँ, आयुषी तो सिखाती नहीं, अपन खुद ही सीखते हैं, ठीक है ना। भरत भाई बिजनेस क्या? मैंने कहा रामू बहुत बढ़िया काम कर रहा है। भोलू भाई आपकी नमकीन का कोई जवाब नहीं, दूर दूर तक लोग आपकी नमकीन और पोहे खाने आते हैं। बोले ठीक बात है भरत भाई, बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। भरत भाई हल्दीराम वाला अपने को अप्रोच कर रहा है, ऐसी कैसी नमकीन बनाता है, हमको भी बता दे। हल्दीराम वाला अप्रोच कर रहा है भरत भाई। ए रामू है, भोलू भाई क्या करता रे, अपना घर का आदमी है, बोलना मत उसको, तू कैसे बनाता नमकीन। नहीं, अपने पास मोनोपोली रहना चाहिए। भोलू भाई नहीं भरत भाई, पैसा तो चाहिए ना।
अरे बोलू भाई क्या करता रे, ले ये 50 लाख तेरे को देता हूं, डू नॉट शेयर एनी कॉपीराइट पेटेंट ट्रेडमार्क एटसेट्रा प्रोसेस विद एनीवन, उसके लिए जो तेरे को पैसा मिलेगा दैट विल बी बोलू भाई का बिजनेस इनकम। समझ आ रहा है? सर कैसे सिखाऊं? क्या आयुषी क्या? अच्छा कैसे सिखाऊं? आयुषी बोल रही है कैसे सिखाऊं, बिल्कुल सही है आयुषी। आप सिखा भी अभी कैसे सकते हो, वर्चुअल है, ऑनलाइन होते तो सिखा भी देते। मराठा मेरे को सिखा नहीं रहे, देखो मराठी बैठे हैं यहाँ पे, मेरे को मराठी सिखाते नहीं है। बोलो तुम तो फिर भी दूर बैठे हो, देखो मेरे यहाँ पे 3 समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये कहता है कि अगर आपको कोई भी कंपनसेशन मिल रहा है या नॉन कम्पीट फीस मिल रही है बिकॉज ऑफ डू नॉट कैरी एनी बिजनेस और प्रोफेशन, आप बिजनेस मत करो, आप प्रोफेशन मत करो, उसके कारण अगर आपको कोई भी पैसा दिया जाता है दैट विल बी योर इनकम पीजीबीपी एड में। सर दिस इज रेवेन्यू इनकम है क्या? नो, दिस इज द कैपिटल इनकम। कोई होली दीपावली मिलती है भाई, कभी रोज थोड़ी मिलती है। रोज थोड़ी रामू काका को मैं 50-50 लाख रुपए देते रहूंगा भाई, नहीं ना, वन टाइम सेटलमेंट होगा ये तो, लेकिन फिर भी उसका बिजनेस इनकम माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 28 में बोल दिया मैं जो लिख रहा हूं वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी, पीजीबीपी एड में टैक्सेबल होगी, वो पीजीबीपी एड में टैक्सेबल होगी, राइट। दूसरा, डू नॉट शेयर एनी पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क एटसेट्रा प्रोसेस एटसेट्रा विथ एनीवन। सब मैं लिखाऊंगा वैसे ही, पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क एटसेट्रा प्रोसेस विथ एनीवन। आप किसी से शेयर मत करना, उसके बदले जो आपको पैसा मिलेगा दैट विल बी योर बिजनेस इनकम। आई होप दिस इज क्लियर। तीसरा, चेंज इन टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। बोलू भाई अपने नमकीन सप्लाई करता है, अग्रीमेंट हुआ है कि बोलू भाई 5 लाख का माल हर महीने चाहिए, धंधा बहुत मोटा है अपना, 5 लाख का माल हर महीने चाहिए, पूरे पूना में सप्लाई करते हैं अपन, पोए में किंग है अपन, है ना, हर जगह सप्लाई है अपना, तो भाई माल तो चाहिए, तो मैंने एग्रीमेंट कर रखा है। बोलू भाई देख भाई 5 लाख का माल चाहिए ही चाहिए। बोलू भाई बिल्कुल साहब जी मिल जाएगा, काहे को टेंशन लेते हो, सारा अरेंजमेंट है, लेबर तैयार है, माल तैयार है, सब तैयार है साहब जी, काहे को टेंशन लेते हो। लग गया बीच में कोरोना, सेल्स की डिमांड हो गई कम, लोग पोहे खाने आ गए कम, ओहो अब क्या होगा बताओ। बोलू भाई तो आपको 5 लाख का माल सप्लाई करेगा, अग्रीमेंट हुआ है, बट 5 लाख आप 5 लाख का माल रखोगे कहां, बेचोगे कहां, सड़ के खराब हो जाएगा, फिर अब क्या करें, अग्रीमेंट हुआ है, 5 लाख का माल तो लेना पड़ेगा। अरे भोलू भाई को फोन करेंगे, बोलू भाई तेरे को पता ही है रे कोरोना ने कितना प्रॉब्लम कर दिया। बोलू भाई हाँ शाप जी, बट आप टेंशन मत करो शाप जी, माल रेडी है, आपके घर पे माल पहुंच जाएगा। अरे बोलू भाई वही तो बोल रहा हूं रे, माल नहीं चाहिए रे अभी, बोलू भाई माल नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? नहीं साहब जी अग्रीमेंट हुआ है, 5 लाख का माल, मैंने तो सारी व्यवस्था कर रखी है, लेबर पूरी कर रखी है, मेरे तो माल रखा हुआ है। नहीं साहब जी ऐसा नहीं होता। अरे बोलू भाई समझा कर रे, चेंज कर लेते हैं, 1 लाख का माल बिचवा दे। नहीं साहब जी अग्रीमेंट में ऐसे कैसे चेंज कर लेंगे, अरे पैसे देता हूं रे, ले 25 लाख रुपए फॉर चेंज इन टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। तो अगर आपको उसके लिए कोई भी पैसा मिला है बिकॉज ऑफ द चेंज इन टर्म ऑफ अग्रीमेंट, तो वो भी आपके लिए पीजीबीपी का इनकम माना जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। टर्म्स चेंज करेंगे, यस समझ आ रहा है? तो अभी मैंने आपको सेक्शन 28 में क्या बताया, अगर आपको कोई भी बिजनेस की इनकम है, अगर आपको कोई भी प्रोफेशन की इनकम है, दैट विल बी योर पीजीबीपी का इनकम। प्रोफेशन इट इंक्लूड्स वोकेशन, राइट। ये तो हो गई आपकी रेवेन्यू नेचर की, बट इन्होंने बोला है कि अगर हमने कोई कैपिटल नेचर भी बताया हुआ है, हमने सेक्शन 28 में जो बताया हुआ है, दैट विल आल्सो बी योर पीजीबीपी का इनकम। तो अगर आपको कोई कंपनसेशन मिलता है या अगर आपको कोई नॉन कम्पीट फीस मिलती है, वो भी आपकी क्या हो जाएगी, बिजनेस इनकम हो जाएगी। तो भोलू भाई को जो मैं पैसे दे रहा हूं ना 25 लाख रुपया फॉर चेंज इन टर्म ऑफ अग्रीमेंट, वो क्या हो जाएगी, उसकी बिजनेस इनकम हो जाएगी। समझ आया क्या? चलो तीसरा पॉइंट, यहां तक समझ बैठ रहा है मामला? यस और नो? ये क्या कट रहा है क्या तुम्हारे? ठीक है, कट रहा है ना थोड़ा सा यार, ठीक है। चलो जी, यहां तक सभी को समझ आ रहा है। अब तीसरा पॉइंट वो क्या है, गिफ्ट और परक्यूजिट्स, गिफ्ट और परक्यूजिट्स बिकॉज ऑफ बिजनेस।
बिकॉज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, राइट। अगर इसके कारण अगर आपको कोई गिफ्ट या परक्यूजिट्स मिला है तो वो भी आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा। सर कंपनसेशन का एक्सपेंसेस अलाउड होगा क्या? यस, अलाउड होगा ना। आपको मैं बताऊंगा इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर आप उसको जो पैसा दे रहे हो ना, वो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो अलाउड हो जाएगा एज ए, मैं बताऊंगा, चलो आगे बताऊंगा। अभी अपने लिए बिजनेस में एक्सपेंडिचर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, बट मैं बताऊंगा ये एक्सपेंडिचर किस नेचर का होगा, है ना। उसके लिए तो पीजीपी इनकम माना जा रहा है, बट क्या आपके लिए ये खर्चा माना जाएगा? दिस इज द रेवेन्यू, खर्चा नहीं है, लेकिन क्या ये आपको खर्चे का बेनिफिट मिलेगा क्या, तो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, राइट। इसका क्या होगा, ये आपकी एक प्रकार से इंटेंजिबल असेट्स क्रिएट हो जाएगी, बाद में बताऊंगा। छोड़ो इसको, छोड़ो 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 छोड़ो, जब मेरे को इंटेंजिबल असेट्स बताऊंगा ना तब ये पॉइंट वापस कनेक्ट करेंगे अपन, ठीक है। जो ही जब मैं इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताऊंगा ना तब ये पॉइंट कनेक्ट करवाना, याद दिलाना, अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिलाना, तो मैं उससे कनेक्ट करवाऊंगा आपको, ठीक है। समझ आ रहा है? अभी तो समझो यस बिजनेस का खर्चा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बिजनेस का खर्चा है, दीज आर फॉर बिजनेस का एक्सपेंडिचर, राइट। फिर क्या आता है तीसरा आपका, गिफ्ट और परक्यूजिट्स बिकॉज ऑफ बिजनेस। अगर आपको कोई बिजनेस के कारण गिफ्ट या परक्यूजिट्स मिला है वो भी आपका पीजीपी का इनकम माना जाएगा। मतलब क्या, बोलू भाई की दुकान गया मैं, बोलू भाई की दुकान पे, हाँ वो भी समझ लो, भले दीपावली ले लो, कोई भी ले लो, रेवेन्यू नेचर का नहीं है। यस सर, रेवेन्यू नेचर का नहीं है। हाँ, बोलू भाई की दुकान गया, बोलू भाई पसीने में लथपथ होके अपनी इतनी मेहनत करके इतनी बढ़िया क्वालिटी नमकीन बना रहे थे। अरे बोलू भाई क्या रे इतने पसीने में काम करते, छोटू जा रे एक एसी लगा क्या उनकी दुकान पे, जा एक एसी लगा क्या। छोटू गया, अरे भरत भाई क्या, अरे क्या हुआ एसी, हाँ हाँ। अरे बोलू भाई तू यार इतना बढ़िया मेहनत कर रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है, तेरे कारण तो धंधा अपना चरम पे पहुंचा हुआ है, एक एसी मेरी तरफ से तेरे को गिफ्ट, मेरी तरफ से एक एसी तेरे को गिफ्ट, तेरे दुकान पे लगा, तेरे को एसी में देखना अच्छा नहीं लगता। अरे बोलू भाई, तो अब ये बोलू भाई को मैंने क्या दिया है, गिफ्ट, तो ये बोलू भाई के लिए बिजनेस इनकम माना जाएगा। बोलू भाई के कोई जन्मदिन पे गया था मैं, बोलू भाई के बेटे के जन्मदिन पे गया था, नहीं, मैंने क्यों दिया बोलू भाई को ये, बिकॉज ऑफ बिजनेस, क्योंकि वो काम अच्छा कर रहा है, उसके काम अच्छा करने के कारण मैं अगर उसको कोई गिफ्ट दे रहा हूं तो दैट इज बिजनेस इनकम, राइट। मान लो मैंने तुम्हें पढ़ाया और तुम्हारी लग गई रैंक, ओ दिल गार्डन गार्डन हो गया, सर ये लो एक आईफोन आपके लिए, है ना, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, बिजनेस इनकम, ठीक है ना, बिजनेस इनकम। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको गिफ्ट या परक्यूजिट्स मिल रहा है बिकॉज ऑफ बिजनेस, दैट विल बी योर बिजनेस इनकम, इवन दो दिस इज नॉट रेवेन्यू नेचर का, दिस इज कैपिटल नेचर का है, बट फिर भी इन्होंने बोल दिया, हमने जो लिख दिया है वो लिख दिया है, ये आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा, मतलब माना जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चौथा पॉइंट आपको बताता हूं, यहां तक समझ में आ गया? तो अभी अपन क्या देख रहे हैं, पानी का जुगाड़ देखो ना यार, हुए तो नहीं है क्या, देखिए वो भी आया हो तो। हाँ यार बिना पानी तो मेरे से बोलने में भी नहीं आता ना, फिर पूरी जान लग जाती है ना भाई साहब। 2 मिनट, हाँ। तो अभी आपको समझ आ रहा है सेक्शन 28, सेक्शन 28 समझ आ रहा है? तो अभी मैंने आपको क्या बताया, सेक्शन 28, अगर आपको पीजीपी का इनकम निकालना है तो 28 और 41 की इनकम लोगे, उसमें से 30 से 37 के खर्चे लेस करोगे विद रेस्ट्रिक्शन ऑफ 40 to 43B, उसके बाद जो इनकम आएगा दैट विल बी योर पीजीपी का इनकम। सर 28 क्या होता है? सर 28 मतलब वो बोलता है कि कौन कौन सी इनकम आपकी पीजीपी हेड में टैक्सेबल होने वाली है। ये बोलता है अगर बिजनेस या प्रोफेशन के कारण अगर आपको कोई भी इनकम होती है वो पीजीपी इनकम पीजीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा, इन्होंने बोला कि अगर आपको कोई भी कंपनसेशन या नॉन कम्पीट फीस मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, डू नॉट कैरी एनी बिजनेस प्रोफेशन, राइट, do not carry any business or profession, do not share patent, copyright, trademark etc with anyone or change in terms of agreement। अगर इसके कारण आपको कोई पैसा मिलता है तो कल नहीं, मैंने एक्चुअली बोला था आयुषी कि कल मैं ऑफ रखूंगा, इसलिए कल है कुछ भी नहीं, मैंने बोला था, बट अभी नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। क्या हुआ, पानी बुला रहा है क्या? नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, खींच लेंगे, 10-15 मिनट और ले लेते हैं बट भारी हो जाता है बिना पानी के, मेरे को भी पूरी जान निकालनी पड़ती है ना।
फीलिंग आनी चाहिए था, मजा आवे पढ़ने में। हाँ जी, तो अपन क्या पढ़ रहे थे? ये दो चीज पॉइंट क्लियर हो गई। फिर गिफ्ट और परक्यूजिट्स, ये भी आपका अगर बिजनेस के लिए है तो क्या हो जाएगा? अगर आपको बिजनेस के कारण रिसीव्ड हुआ है, दैट विल बी योर बिजनेस इनकम, तो आपका बिजनेस इनकम हो जाएगा। चौथा कीमैन इंश्योरेंस, ये क्या होता है? कोई बताएगा मुझे कीमैन इंश्योरेंस क्या होता है? कीमैन इंश्योरेंस, अगर आपको उसका मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है या जो भी अमाउंट कीमैन इंश्योरेंस के कारण जो अमाउंट आपको रिसीव्ड होता है, अगर वो बिजनेस को रिसीव्ड होता है तो बिजनेस के लिए पीजीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। कोई बताएगा व्हाट इज कीमैन इंश्योरेंस? सर हीमैन तो सुना है, कीमैन नहीं सुना है हमने। सुपरमैन तो देखा है, कीमैन नहीं देखा है। हाँ, कीमैन इंश्योरेंस बताओ क्या होता है? कीमैन इंश्योरेंस बताओ, कीमैन इंश्योरेंस क्या होता है? इज देयर एनी आइडिया? कोई बात नहीं, कोशिश करो। ठीक बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप बोल रहे हो कि सर कोई बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी पर लिया जाता है। ना 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 ना, कीमैन इंश्योरेंस, कीमैन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आदमी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, उसका आपने इंश्योरेंस कराया। क्यों कराया? क्यों कराया? ना ना, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ बना। और कोई कारण? हाँ, उससे कुछ नहीं होता। नहीं, हाँ बिल्कुल सही बोले आप कि सर उस पर हमारा बिजनेस डिपेंड है। ठीक ना? एग्जाम्पल समझो, केबीसी। आज तुम केबीसी को किस कारण से जानते हो? मिस्टर अमिताभ बच्चन। ए साला, मैं दीनानाथ चौहान, क्या नाम है पूरा? मैं विजय दीनानाथ। है विजयनाथ दीनानाथ, मैं विजय दीनानाथ चौहान, ऐसा पता नहीं, मुझे डायलॉग याद नहीं है मुझे। अच्छा, जो भी है, राइट। अब अगर ये मिस्टर अमिताभ बच्चन, अगर आपको याद हो, ऐसे नहीं लगते हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन, बहुत सुंदर लगते हैं। ये है मिस्टर अमिताभ बच्चन। मिस्टर अमिताभ बच्चन अगर मान लो केबीसी में ना हो, इवन आपने देखा होगा केबीसी में अमिताभ बच्चन की जगह और भी कोई प्लेयर आए थे, बट केबीसी नहीं चला था, राइट। वो चली इनके नाम पे रहा है। आज केबीसी अगर कोई कमा रहा है तो हाँ, विजय दीनानाथ चौहान। केबीसी अगर कुछ कमा रहा है तो बिकॉज ऑफ अमिताभ बच्चन, ठीक है। अब अगर आपको याद हो, अगर आपको याद नहीं होगा वैसे, 2000 जब पहली शुरुआत हुई थी केबीसी की, जब अमिताभ बच्चन साहब के साथ इन्होंने शुरू किया था शो को, तब उस समय इन्होंने 50 करोड़ का कीमैन इंश्योरेंस कराया था अमिताभ बच्चन साहब का। क्यों कराया? केबीसी वाला क्या बोलता है, भाई मोटा खर्चा कर दिया मैंने। क्या लगता है तुमको इनमें हजारों में खर्चा नहीं होता है, करोड़ों में होता है। मोटा खर्चा कर दिया। अगर अमिताभ बच्चन साहब को कुछ हो गया तो हमारा तो सलट जाएगा मामला। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा मोटा खर्चा कर देते हैं, हमारा तो मामला सलट जाएगा, बिजनेस रिस्क में आ जाएगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब के अलावा किसी की औकात नहीं है जो केबीसी को चला के दिखा दे। उनको पता है कि भाई साहब वन मैन शो है ये, अगर इनको कुछ हो गया तो गेम खत्म, राइट। तो क्या हो जाएगा, गेम खत्म। तो उन्होंने बोला कि इसीलिए उन्होंने इनका इंश्योरेंस कराया। कीमैन इंश्योरेंस एक प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस ही होता है। कीमैन इंश्योरेंस एक प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस ही होता है, लेकिन की पर्सन का कराया जाने के कारण इसको एक अलग से नाम दे दिया गया, कीमैन इंश्योरेंस। तो यहां पर कीमैन इंश्योरेंस से जो भी पैसा बिजनेस को मिलेगा, अगर मान लो अमिताभ बच्चन साहब को कुछ हो गया और इनको 50 करोड़ रुपए मिलते हैं केबीसी वालों को, तो ये 50 करोड़ रुपए उनका बिजनेस इनकम माना जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर।
तो ये इनका बिजनेस इनकम माना जाएगा। समझ आ रहा है? तो यहां कीमैन इंश्योरेंस के बारे में अगर आपको थोड़ा सा और बताऊं, ये एक प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस ही है, बट किसके बेनिफिट के लिए कराया गया है? कीमैन के लिए। कीमैन के लिए कराया ताकि बिजनेस को लॉस ना हो। तो अगर मान लो कुछ भी हो जाता है और अगर पैसा बिजनेस को मिलता है, मान लो 50 करोड़ का अपन ने इंश्योरेंस करवाया है और मान लो कुछ हो गया कीमैन को, तो बिजनेस को 50 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये उसकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। बिजनेस को मतलब एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर मतलब जो पैसा लगा रखा है, जिसका व्यापार है, ऑनर है। ऑनर को अगर ये 50 करोड़ रुपए मिले तो ऑनर के लिए क्या हो जाएगा? बिजनेस इनकम हो जाएगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ऑनर बोले यार चल अमिताभ बच्चन साहब तेरे को दे देंगे मैच्योरिटी पे पैसा, तेरे को दे देंगे, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है, अभी समझाता हूं इसको, थोड़ा इन डेप्थ लेके जाऊंगा ताकि तुम एकदम है। हाँ, बिजनेस ने निकाला कीमैन इंश्योरेंस का, ठीक है, जनरली बिजनेस की सेफ्टी के लिए होता है। लेकिन जैसे ही ये प्रोविजन एक प्रकार से अगर आपको पता हो ना, लाइफ इंश्योरेंस का जो मैच्योरिटी अमाउंट अगर मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। लाइफ इंश्योरेंस का जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है ना, मान लो आपने अपना 1 करोड़ का इंश्योरेंस करा रखा है और मैच्योरिटी पे आपको 1 करोड़ रुपए मिले, तो क्या वो टैक्सेबल होंगे? नो, वो टैक्सेबल नहीं होते हैं। तो लोगों ने जुगाड़ करना शुरू कर दिया। क्या जुगाड़ किया? देखो, मान लो हमारे हर्षिता को रिलायंस वालों ने बुलाया, हर्षिता को रिलायंस वालों ने, मुकेश भाई ने बुलाया कि हर्षिता यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर वेरी टैलेंटेड, रिलायंस को तुम्हारी जरूरत है। बोले सर ठीक बात है, रिलायंस को मेरी जरूरत है, तो बट मेरे को जो पैसा मिलना है वो दे पाओगे? बोले कितना? बोले सर 5 करोड़। रिलायंस वाले ने कहा बिल्कुल दे देंगे, क्या प्रॉब्लम है, आ जाओ। अब हर्षिता ने रिलायंस वालों को बोला सर देखो एक बात सुनो, 5 करोड़ आप मुझे दोगे, मुझ पर मोटा टैक्स लग जाएगा। समझ आ रहा है तुम्हें? मुझ पर मोटा टैक्स लग जाएगा। बोले हर्षिता टैक्स तो देना पड़ेगा। नहीं, मैं हूं ना, इसीलिए तो तुमने मुझे हायर किया, बिकॉज मैं टैलेंटेड हूं, मैं बताती हूँ जुगाड़ क्या करना है, आ जाओ। मुकेश भाई को बोला देखो तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम खर्चा दिखाओगे सैलरी 5 करोड़ तो भी तुम्हें अलाउड है, राइट? तुम खर्चा दिखाओगे सैलरी तो भी तुम्हें अलाउड है, तो तुम मेरी सैलरी तो दिखाओ 1 करोड़ और बाकी मेरा दिखाओ तुम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और ये भी बिजनेस को अलाउड है। बिजनेस के एम्प्लॉय के लिए अगर आप कोई प्रीमियम पे कर रहे हो, बिजनेस को अलाउड है, राइट? वो कितना दिखाओ? 4 करोड़। तो तुमको तो 5 करोड़ का खर्चा मिल गया ना, तुम्हारे को क्या लॉस? रिलायंस भाई, मुकेश भाई, तुमको तो 5 करोड़ का बेनिफिट चाहिए था, मिल गया ना। तुम्हारी इनकम में 5 करोड़ लेस होने चाहिए थे, अब 5 करोड़ सैलरी के नाम से लेस करावे क्या दूसरे नाम से लेस करावे, तुमको क्या फर्क पड़ता? मुकेश भाई खुश, बोले हाँ मेरे को तो बेनिफिट चाहिए, मिल गया। और मेरे को क्या जुगाड़ होगा मुकेश भाई? देखो मेरी सैलरी 1 लाख रुपया और 4 करोड़ रुपया मेरा इंश्योरेंस। अभी 4 करोड़ जो मेरे को फ्यूचर में मिलेगा, मान लो एक्यूमुलेट होके जब मुझे 4 करोड़ रुपया मिलेगा, तो ये तो मेरे लिए क्या होगा? एग्जाम, और इस पे मैं हर साल टैक्स दे दूंगी। तो लोग क्या करने लग गए थे? कीमैन इंश्योरेंस, मतलब जो की एम्प्लॉयज थे उनका इस तरीके से इंश्योरेंस करा के जुगाड़ करने लग गए थे। तो उस जुगाड़ को रोकने के लिए कीमैन इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया। अब हर्षिता ये जुगाड़ नहीं कर पाएगी। अब ये जो 4 करोड़ पहले उसका लाइफ इंश्योरेंस के रूप में एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब वो कीमैन इंश्योरेंस कहलाएगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। किसके लिए? हर्षिता के हैंड्स में, इन हैंड्स ऑफ सैलरी। जब वो मैच्योरिटी अमाउंट उसको मिलेगी एज ए कीमैन इंश्योरेंस, तो वो सैलरी किसको मिल रही है? हर्षिता को, तो उसके लिए सैलरी एड में टैक्सेबल हो जाएगी। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अगर मान लो अब अमिताभ बच्चन साहब के केस में मैंने क्या कहा था, बिजनेस को मिलता है तो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा, एम्प्लॉय को मिलता है तो उसके लिए सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, और एम्प्लॉय के अलावा मान लो अमिताभ बच्चन साहब को कुछ हो जाता है तो जया बच्चन को दिया जाता है, जया बच्चन को दिया जाता है तो जया बच्चन के लिए आईएफओएस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो कीमैन इंश्योरेंस विल बी टैक्सेबल। अगर ओनर को मिलता है तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, एम्प्लॉय को मिलता है तो उसके लिए सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, और वो किसी अदर पर्सन को मिलता है तो उसके लिए आईएफओएस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। समझ आया? अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? आया पानी? हाँ यार मेरे को भी पानी लग रहा है, तुमको भी पानी लग रहा है, आज पानी पानी त्राहिमाम हो गया है ना। चलो समझ आया ये पॉइंट? चारों पॉइंट क्लियर है? क्या क्या पढ़ा अपन ने? अपन ने पढ़ा कि पीजीबीपी इनकम कैसे कैलकुलेट होती है,
28 और 41 की इनकम में से 30 से 37 के खर्चे लेस होते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ 42 43 भी उसके बाद जो आता है दैट विल बी द पीजीबीपी का इनकम। 28 में हमने क्या देखा, अगर आपको कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम हो रही है वो पीजीबीपी हेड में जाएगी। दूसरा, नॉन कम्पीट फीस आपको मिल रही है या एनी कंपनसेशन और नॉन कम्पीट फीस, वो आपकी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। फिर तीसरा चेंज, नहीं वो तो देख लिया था अपन ने। तीसरा, गिफ्ट और परक्यूजिट्स मिल रहा है आपको। चौथा कि मैंने इंश्योरेंस से अगर बिजनेस को पैसा मिल रहा है तो बिजनेस के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। 4 पॉइंट क्लियर है? क्लिनिक ऑल क्लियर? चलो अगला पॉइंट, पांचवा, एक्सपोर्ट इंसेंटिव। एक्सपोर्ट इंसेंटिव, भरत भाई इतना बढ़िया पोहे का धंधा करते हैं कि वो एक्सपोर्ट होता है, पोहा एक्सपोर्ट होता है भाई साहब। भरत भाई ने ऐसी रेसिपी डेवलप कर ली कि वो पैकेट में पैक होता है, वहां जाता है, वो पानी डालते हैं, फट पोहा खुल जाता है और बहुत मस्त चलता है। भरत भाई का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होने लग गया, बहुत ज्यादा। सरकार बोले वाह भरत भाई तुम तो बहुत मोटा एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो बताओ सरकार खुश होगी कि दुख होगी? क्यों होगी खुश? है एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या, क्यों खुश हो रही है सरकार? टैक्स तो भरत भाई अगर व्यापार में यहाँ पे व्यापार कर रहा है, भरत भाई का इनकम बढ़ेगा, ठीक है, इनकम तो भरत भाई का इंडिया में भी बहुत है, तो टैक्स तो बहुत दे रहे हैं वो, लेकिन सरकार को टैक्स के अलावा भी एक खुशी और हो रही है क्या? ना ना ना, कोई बताएगा? भरत भाई का एक्सपोर्ट हो रहा है तो सरकार खुश हो रही है? क्यों, ऐसा क्यों? एक्सपोर्ट से सरकार क्यों खुश होती है? तुम्हें पता है एक्सपोर्ट पे बेनिफिट दिए जाते हैं, बेनिफिट दिए जाते हैं। क्यों 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 एक्सपोर्ट पे बेनिफिट दिए जाते हैं, क्यों? अरे आवाज कट रही है। वेरी गुड, फॉरेन करेंसी, बट फॉरेन करेंसी आता है, एक्सपोर्ट करोगे तो बाहर से पैसा आएगा हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, तो जितना आप एक्सपोर्ट करोगे आपको बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपने एक्सपोर्ट आपका हो रहा है तो आपको सरकार बेनिफिट देती है। क्या? कैश असिस्टेंस या सब्सिडी। लेट्स अज्यूम आप इंपोर्ट करते हो, माल आप इंपोर्ट करते हो, ठीक है ना। अब आप माल इंपोर्ट करते हो, मान लो 10 करोड़ का माल इंपोर्ट करते हो, तो आपको मान लो 20% इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है, 2 करोड़, तो ये 12 करोड़ आपको पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका अच्छा एक्सपोर्ट है तो गवर्नमेंट ने कहा ये हम आपको वापस रिफंड कर देंगे, ये जो हम आपको ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं वी विल रिफंड। सो ये क्या हो गया आपके लिए? कैश असिस्टेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, सब्सिडीज, दिस विल बी ट्रीटेड इनकम, ये आपका पीजीबीपी का इनकम माना जाएगा। समझ आ रहा है? या आपको उन्होंने ड्यूटी इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस दे दिया, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, ये लाइसेंस क्या होता है कुछ पता है? इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। भरत भाई मोटा एक्सपोर्ट हो रहा है, ऐसा करो तुम 20 करोड़ तक का इंपोर्ट करोगे, तुम्हें ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, दैट इज इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। तुम 20 करोड़ तक का इंपोर्ट करोगे, तुम्हें ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। तो भरत भाई को बचत कितनी हो गई? 4 करोड़ की लगती है ना, मान लो 20% ड्यूटी लगती है तो 4 करोड़ की बचत हो गई। अब भरत भाई बोलते मेरे तो क्या है, पोहे का माल है, यहीं से खरीद लेता हूं मैं, तो मेरे को क्या इंपोर्ट करना, जो भी आता है मेरा तो इंडिया से परचेज हो जाता है, मेरे को बाहर से कुछ खरीदना ही नहीं है, क्या करूं? 4 डालो इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस का। बताओ क्या करना चाहिए एज ए बिजनेसमैन, बताओ क्या करना चाहिए भरत भाई को? बिल्कुल सही है। अब भरत भाई के तो यूज का है ही नहीं लाइसेंस, तो क्या करेगा भरत भाई? भरत भाई बोलेगा कोई है क्या जिसको जरूरत है इंपोर्ट की? अरे हूं ना रे, मैं हूं। सरकार बोलते मैं हूं ना सरकार, हाई को टेंशन लेते हो? मेरे को दे दो 4 करोड़ का, मेरा इंपोर्ट बहुत होता है, मेरे को इंपोर्ट बहुत करना पड़ता है, मेरे बिजनेस में इंपोर्ट होती है सारी चीजें, मेरे को इंपोर्ट करना पड़ता है, मुझे दे दो, मेरी ड्यूटी में बचत हो जाएगी। कितनी? 4 करोड़ की। भरत भाई बोलता है शाना है के, फोकट में दूंगा के, पैसे लूंगा रे पैसे, ठीक है ना। मैं मान लो उसको बोलता हूं भैया 1.5 करोड़ मेरे को दे दे और ये इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस तेरे को सेल करता हूं, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस इट विल बी ट्रीटेड योर बिजनेस इनकम। क्यों मिला है तुम्हें ये लाइसेंस? बिकॉज ऑफ योर बिजनेस, तो इट विल बी योर बिजनेस इनकम माना जाएगा। आई होप समझ आ रहा है। तो 5वां पॉइंट भी क्लियर है।
एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। चलो छठा पॉइंट, यार वो पानी नहीं आएगा ना तो मेरे को तो मजा नहीं आएगा यार। देखो ना एक बार आके, क्या अरे किसी का बोतल पड़ी है क्या? उसको बोलो यार एक गिलास तो दे दो। अरे हम नहीं देखेंगे तेरा मोबाइल को। इसके उसका फोन आएगा, बाबू सोना खाना खा लिया, नाश्ता खा लिया, अभी ब्रेक हुआ है, अभी बड़े सर पढ़ा रहे हैं, अभी पका रहे हैं। वो एक एक सेकंड का अपडेट जाता है तुम्हारा, है ना? है सरकार? कार्बन क्रेडिट भी बताऊंगा, ठीक है ना? कार्बन क्रेडिट बताऊंगा तुम्हें क्या होता है। समझ आ रहा है तुमको अभी तक जो मैंने समझाया पीजीबीपी के अंदर? पूरा क्लियर है? 5 पॉइंट हैं, बोल सकते हो अभी? बताओ, बोलो सारे 5 पॉइंट मैंने बताया अभी। सेक्शन 28 क्या बोलता है? इनकम अंडर दी हेड पीजीबीपी, राइट? कौन कौन सी बताओ? पहला, अगर आपको बिजनेस या प्रोफेशन के कारण कोई भी इनकम होती है तो यस पीजीबीपी एड में टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको कोई भी नॉन कम्पीट फीस मिलती है या कंपनसेशन मिलता है पीजीबीपी एड में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक बात है। और की मैन इंश्योरेंस से अगर आपको कोई भी बिजनेस को अमाउंट मिलता है तो बिजनेस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी में। गिफ्ट अगर रिसीव होता है बिकॉज ऑफ बिजनेस तो बिजनेस पीजीबीपी एड में टैक्सेबल हो जाएगा। और चौथा, पांचवा, एक्सपोर्ट इंसेंटिव अगर आपको मिलता है तो पीजीबीपी एड में टैक्सेबल हो जाएगा। समझ आ रहा है? यस। कैश असिस्टेंस और सब्सिडी वाला क्या होता है कि देखो यहां पर मेरा जो एक्सपोर्ट है बहुत ह्यूज एक्सपोर्ट है, बहुत ह्यूज एक्सपोर्ट है। तो सरकार बोलती है कि यार अगर आप कोई भी इंपोर्ट करोगे, 10 करोड़ तक का आप कोई भी इंपोर्ट करोगे तो हम क्या करेंगे, 2 करोड़ तुमसे हम क्या करेंगे, ड्यूटी चार्ज करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी, और 12 करोड़ हम तुमसे लेंगे, लेकिन ये 2 करोड़ रुपए हम तुमको रिफंड कर देंगे। दैट इज कैश असिस्टेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, है ना? तो ये 2 करोड़ है ना, ये आपका इनकम माना जाएगा, ये आपका इनकम माना जाएगा। दैट्स इट। चलो जी, आया क्या पानी? अरे यार आज क्या है, सर आ रहे हैं क्या? एक बार पवन सर से पूछूंगा कितनी देर में, लेट हो रहे हूं तो मैं ले लूं सेशन। कुछ मैसेज आया क्या पवन सर का? आया क्या मैसेज? बोला क्या? अरे वाह सर 12 बजे आने वाले, तो चलो अपन 5 मिनट रुको, मैं पानी वाने का जुगाड़ करता हूं, फिर वापस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो जी, मैंने क्या बताया था? आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, तो मैंने अभी आपको क्या बताया? सेक्शन 28, पीजीबीपी का इनकम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? 28 और 41 की इनकम ले लो और 30 से 37 के खर्चे लेस कर दो विद रेस्ट्रिक्शन ऑफ 40 to 43B, राइट? पापा जी की रेस्ट्रिक्शन, राइट? विद रेस्ट्रिक्शन ऑफ 40 to 43B, इसके बाद जो इनकम आएगी दैट विल बी योर पीजीबीपी का इनकम, वो आपका पीजीबीपी का इनकम हो जाएगा। तो सर हमें बताओ तो सही है, 28 होता क्या है, 41 होता क्या है, कौन सी इनकम आती है इसके अंदर? कोई बताएगा क्या? 28 के अंदर क्या आता है? लिखो फटाफट से सारे पॉइंट, फटाफट से लिख दो, सब लिख दो, देन आई विल कम ऑन द 6th पॉइंट। जब तक मैं रेस्ट कर लूं, लिखो लिखो। ये नोट्स में मत लिखना भाई, नोट सीरीज में मत लिखना, रफ कॉपी में लिखना हो तो लिख लो और आप इधर लिख लो। नोट सीरीज तो मैं अलग से बनाऊंगा। ऐसा करूं क्या, टॉपिक समझाऊं उसकी नोट्स बनवा दूं? नहीं यार, नोट सीरीज अलग से चलने दो। वेरी गुड आदिना। वेरी गुड। तो सेक्शन 28 में क्या हो गया? पहला तो आ गया आपका बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम। प्रोफेशन इट इंक्लूड वोकेशन ऑल्सो, ठीक बात है। और दूसरा
गिफ्ट और परक्यूजिट्स वेरी गुड, कंपनसेशन रिसीव्ड और नॉन कम्पीट फीस वेरी गुड, एक्सपोर्ट इंसेंटिव और कीमैन इंश्योरेंस, ये 5 पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिए हैं, राइट। आई होप दिस ऑल आर पॉइंट्स आर क्लियर। अब आता हूं छठे पॉइंट पे, अब आता हूं छठे पॉइंट पे। यस वेरी गुड, सभी ने बहुत ही बढ़िया लिखा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस जब तुम इतना अच्छे से लिख सकते हो ना तो मान के चलो पीजीबीपी विल बी ऑन योर टिप्स। जब इस चैप्टर को एंड करोगे ना 1 घंटा, 1 आवर, ओनली 1 आवर, आप देखना एट दी एंड जब मैं रिकॉल कराऊंगा ना आप खुद रिकॉल करोगे 1 घंटे के अंदर इस चैप्टर को। और ये आप अपने किसी भी कनेक्ट से पूछ लेना, स्टेटस ऑफ पीजीबीपी, बोलेगा भैया हाथ जोड़ू पीजीबीपी को, सबसे बड़ा बाउंसर है ये तो रिकॉल ही नहीं होता है। दिन, लोगों के दिन लग जाते हैं उस चैप्टर को रिकॉल करने में, दिन मतलब, और एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूम होता है वो पीजीबीपी में कंज्यूम होता है, बट स्टिल श्योरिटी नहीं होती है कि हम सही हैं या नहीं है। करेक्ट। चलो 6 पॉइंट। अब अपने पास क्या था, मान लो 6 पॉइंट पीजीबीपी के अंदर, मान लो हमारे सरकार के पास मर्सिडीज का शोरूम है, नीलाजी सरकार के पास मर्सिडीज का शोरूम है, और ये आते किस में ऑफिस, साइकिल पे। हाँ, नीलाजीत के पास मर्सिडीज का शोरूम है बट आते किस में, साइकिल पे। मैं निकला वो साइकिल लेके, है ना, हाँ, हो रास्ते पर, हाँ सड़क में। उनको ही पता है नीलाजीत को क्या मोड़ आया और क्या मिला। तो नीलाजीत आते किस में, साइकिल पे। अरे सुन रहे हो, नीलाजीत आते किस में, साइकिल पे आते हैं, मर्सिडीज का शोरूम है, आ किस पे रहे। एक दिन उनके भी दिल में आया क्यों ना मैं भी मर्सिडीज में आऊं, तो क्या करेंगे वो है, वो भी बोले मैं भी मर्सिडीज में आऊंगा, तो फिर क्या करेंगे वो, कहां से, अरे अच्छा अच्छा, उनके शोरूम में जो मर्सिडीज पड़ा वही निकाल लेंगे क्या, या नहीं खरीदने जाएंगे। अरे घर में दुकान है तो नहीं खरीदने क्यों जाएंगे, निकाल ली। तो ये इनका क्या था, स्टॉक इन ट्रेड था ना, है ना, तो इन्होंने स्टॉक इन ट्रेड को अपने एसेट्स बना लिया, मतलब सही है ना। बस एसेट्स हो गई ना उनकी, तो क्या ये इनकम मानी जाएगी, राहुल ने क्या लिखा है, एक मोड़ आया वही साइकिल छोड़ आया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इसको मर्सिडीज चाहिए, क्या करेगा, अपने शोरूम में से निकालेगा और यूज करेगा। ये सुनो, क्या इनकम माना जाएगा क्या, बताओ, इनकम माना जाएगा क्या, ये सुनो। बताओ क्या इनकम माना जाएगा, यस। अगर ये गाड़ी तुम खुद यूज ना करते, किसी कस्टमर को बेचते, तो भैया पैसा आता ना, तो यस दिस विल बी ट्रीटेड योर इनकम, दिस विल बी ट्रीटेड योर इनकम, ये आपकी इनकम मानी जाएगी। क्या वैल्यू, इनकम में सेल्स में क्या दिखाओगे, बेची थोड़ी है बनने, किस वैल्यू पे आप अपनी सेल्स दिखाओगे, इनकम दिखाओगे, हाँ सही बोल रहे हो। अगर इस मर्सिडीज को कस्टमर को बेचा जाता तो कितने में बेचते, एफएमवी, एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू, अगर इस मर्सिडीज को बेचते तो कितने में बेचते, 50 लाख में बेचता ना, तो 50 लाख विल बी योर बिजनेस इनकम। समझ आ रहा है, 50 लाख विल बी योर बिजनेस इनकम। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, चने खाएंगे क्या आप,
हाँ 6 पॉइंट है, तो पॉइंट का नाम क्या करना है, ये तो ऐसा नाम वाम याद रखने की जरूरत नहीं है, स्टेप कोई सीक्वेंस भी याद रखने की जरूरत नहीं है, यूं चलने चाहिए, चलेंगे, टेंशन मत लो, मैं हूं ना यार, विश्वास नहीं किया तुम्हें मुझ पे, नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं वहां पे, है क्या कह रहे हो, हाँ इसलिए समझ आया। अगर आप अपने स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट्स में कन्वर्ट करते हो सो इट विल बी ट्रीटेड योर इनकम और एफएमवी, ठीक है। अब आ जाओ 7th पॉइंट, समझ आया, सेक्शन 28, चलो पार्टनरशिप फर्म होती है ना, उसमें पार्टनर होते हैं, पार्टनर काम करता है तो उसको पगार भी मिलती है, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट मिलता है ना, ओके, कमीशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये पार्टनर को जो सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, कहां टैक्सेबल होगा, सैलरी एड में, क्या लगता है भाई, आई एम पार्टनर, वो पोहा वाला काम शुरू कर रहा हूं ना, सो आई एम पार्टनर, अब मैं बहुत दिमाग लगा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, मेरे को सैलरी मिलता है 5 लाख रुपया महीना, सैलरी मिलता है मेरे को पार्टनरशिप फर्म से 5 लाख रुपया महीना, बताओ कहां टैक्सेबल होगा ये, क्या लगता है, बताओ क्या लगता है आपको बताओ, सैलरी में टैक्सेबल होगा, ओके, और कोई बताओ क्या लगता है कि जो पोहे वाला काम है वहां पर मैं काम करता हूं और 5 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलती है मुझे, तो ये बताओ ये 5 लाख रुपए मेरे लिए कहां टैक्सेबल होंगे, यस, पार्टनरशिप फर्म इज अ काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सो बिजनेस हेड, नहीं पार्टनरशिप फर्म के लिए तो बिजनेस इनकम होगी, बट मेरे लिए भाई, मैं और पार्टनरशिप फर्म बहुत अलग अलग एंटिटी, नो डाउट कि आई एम पार्टनर, बट दोनों का अलग अलग रिटर्न फाइल होगा, तो अगर मेरे को जो सैलरी मिलेगी उसका मेरे को रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा ना, तो अपनी रिटर्न फाइल करूंगा तो कहां दिखाऊंगा, क्योंकि ये पार्टनर मुझे मिल रहा है नॉट एज एन एम्प्लॉय, ओके, नीलाजीत बोल रहे हैं पीजीबीपी में, क्योंकि सर आई एम नॉट एम्प्लॉय, आपने बताया था 15 से 17 के अंदर सैलरी एड कब टैक्सेबल होती है, कब कोई इनकम सैलरी एड में टैक्सेबल होती है, एक लाइन बताओ, मैंने बताई थी, याद करो, बहुत शुरुआत में बताई थी, बताओ, हर चीज जो मैं बोलता हूं ना भाई, वो वही बोलता हूं जिसका कोई मतलब होता है, क्या बताई थी वो लाइन याद आ रही है किसी को, कब कोई इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी, मेरा बिगिनिंग की शुरुआत सेक्शन 4 जब मैंने बताया था, वेरी गुड, एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, पार्टनरशिप और पार्टनर में कोई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होता है क्या, नहीं होता है, तो इसीलिए वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, वहां तो मालिक और नौकर संबंध होना चाहिए, तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी, यहां तो आप मालिक हो साहब, तो आपको जो सैलरी मिलता है वो आपके लिए बिजनेस इनकम माना जाएगा, तो जब अपना तुम इनकम रिटर्न फाइल करोगे तो आपके लिए वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, समझ आ रहा है, आई होप दिस इज क्लियर, यस हर्षिता, राहुल परफेक्ट, बहुत बढ़िया जूही, वेरी गुड, ठीक है, तो जब मैं सैलरी कराऊंगा ना तो और ये चीजें तुम्हें समझ आएगा वहां पर, बट यस अभी तुम्हें समझ आ गया है कि कब कोई इनकम सैलरी एड में टैक्सेबल होगी और कब कोई पीजीबीपी में, तो अब अगर मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस दे रहा है, तो वो पार्टनर के लिए पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा, अब समझना, ऐसे तो सर जुगाड़ नहीं हो जाएंगे, ये पार्टनरशिप फर्म
हमारी पार्टनरशिप फर्म का नाम है, मान लो श्रीराम इंदौरी पोहा, दिस इज आवर पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। अब इस फॉर्म में हमने इनकम दिखाई है, सॉरी यहां हमने सेल्स दिखाई है 50 लाख रुपए की, और हमने परचेज एंड एक्सपेंसेस हमने दिखाए हैं 20 लाख रुपए के। अब हमने कहा 30 लाख पे तो मोटा टैक्स लग जाए, ये सर नो, हमने कहा चलो जुगाड़ करते हैं। सैलरी टू भरत भाई, भरत भाई कौन है? पार्टनर। लो भरत भाई इसको 25 लाख का सैलरी दे दो, जुगाड़ भाई। देखो मेरे लिए 25 लाख स्लैब रेट में टैक्सेबल होंगे, पार्टनरशिप फर्म का 1 रुपया भी 30% पे टैक्सेबल होता है, तो जुगाड़ करना बढ़िया है ना, ये तो बढ़िया है। तो अब हम प्रॉफिट कितना दिखा रहे हैं? 5 लाख रुपए। सही है क्या? अलाउड है? 25 लाख रुपए आप सैलरी दिखाते हो तो क्या अलाउड होगा? क्या बिजनेस का खर्चा है भाई, बिजनेस के लिए भरत भाई काम कर रहे हैं इसलिए उसको पगार दे रहे हैं, बिजनेस का खर्चा है, अलाउड हो जाएगा ना? हो जाएगा। यस 30 से 37 के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो हाँ सर बिजनेस का खर्चा अलाउड होना चाहिए, लेकिन पापा जी खड़े हैं वहां पे, ये इधर आ रहे, मेरी रेस्ट्रिक्शन फॉलो करी नहीं करी। जब मैं तुम्हें सेक्शन 40, 40A, 43B बताऊंगा तभी वहां पे समझाऊंगा, लेकिन अभी एक ग्लिम्स दे देता हूं ताकि तुमको आइडिया हो। पापा जी बोलेंगे इधर आ रहे, क्या करता रे? जब सेक्शन 40 मैंने बताया था ना, तो 40 में एक B सेक्शन बताऊंगा मैं, वहां पे बोला गया है कि अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को जो अमाउंट दे रही है वो एक लिमिट तक आपको अलाउड होगा, एक लिमिट तक। वो मैं लिमिट कहां बताऊंगा, जब मैं आपको सेक्शन कराऊंगा तब बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं। एक लिमिट तक आपको अलाउड होगा, उस लिमिट के ऊपर अलाउड नहीं होगा, नहीं तो तुम मनमर्जी कर लोगे ऐसे। तो वो लिमिट मान लो हमने देखी, वो लिमिट थी हमारी 17 लाख रुपए। हमारी लिमिट कितनी थी? 17 लाख रुपए। मतलब वो उन्होंने बोला 17 लाख मत लो, चलो 20 लाख ले लो। उन्होंने बोला कि भैया 20 लाख तक ही तुम्हें अलाउड होगा, 25 लाख तुम अलाउड नहीं कर सकते। तो मुझे बताओ पार्टनरशिप फर्म की इनकम कितनी होगी? पहला तो क्वेश्चन ये मेरा, पार्टनरशिप फर्म की इनकम कितनी होगी बताओ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। 5 लाख आपका प्रॉफिट और जो 5 लाख आपका डिसअलाउड हो गया है। आपको पहले 25 अलाउड किया था, 5 लाख आपका प्रॉफिट, तो जो आपको अलाउड किया था वो आप एक बार एड बैक कर दो, और जो आपको अलाउड, क्योंकि वो डिसअलाउड हो चुका है, ये डिसअलाउड हो चुका है, अलाउड कितना है? 20 लाख, तो कितनी हो गई? 10 लाख इज द इनकम। समझ आ रहा है? 10 लाख इज द पीजीपीपी का इनकम फॉर द पार्टनरशिप फर्म, यस और नो? तो अभी अगर इसका रिवाइज्ड P&L बनाऊं तो कितना हो गया? 50 लाख, 20 लाख तो परचेज और सैलरी 20 लाख, और ये हो गया प्रॉफिट 10 लाख। ये रिवाइज्ड P&L है। तो बताओ भरत भाई को कितना मिला सैलरी? 25 लाख रुपया। 25 लाख रुपया मिला मेरे बैंक अकाउंट में, तो 25 लाख रुपया आया, लेकिन लिमिट के अकॉर्डिंग 20 लाख ही अलाउड है। तो बताओ भरत भाई को कितना टैक्सेबल होगा? 25 लाख या 20 लाख? मिला तो 25 लाख है ना? नहीं कैसे करूंगा? मैं नहीं करूंगा, तो दे दी मेरे को इन्होंने। भले ही आप सैलरी दे दी तो दे दी, अब रूल्स के अकॉर्डिंग दे दी, लेकिन इनके रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला भैया हम तो इतनी लिमिट तक ही अलाउड करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तो बताओ क्या होगा? मेरे को मिला 25 लाख है और अलाउड पार्टनरशिप फर्म को 20 लाख रुपए में। बताओ भरत भाई के लिए टैक्सेबल कर रहे थे ना तुम पीजीपीपी इनकम में? भरत भाई को जो भी सैलरी मिलता है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, वो भरत भाई का पीजीपीपी इनकम होगा। किया था ना? बताओ कब मेरे लिए कितनी इनकम होगी? समझ आ रहा है क्या क्वेश्चन? नीलाजीत बोल रहे हैं 25 लाख रुपीज। और आप बताओ उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे को तो दिए तुमने 25 है ना। अरे यार ऐसे तो वो था ना, 20,000 रुपए का खर्चा कर दिया, सैलरी तो आपने 20,000 रुपए दे दी, लेकिन कैश में था तो अलाउड नहीं किया। इनकी लिमिट है, इन्होंने मना कर दिया अलाउड नहीं होगा, लेकिन मिले तो मुझे 25 लाख रुपए है ना। बताओ लॉजिकल जाऊंगा अभी, टेंशन मत लो तुम, अभी सारे दिमाग के तार खुल जाएंगे। हर्षिता बोल रही है 25 लाख रुपए, बहुत लॉजिकल बनो तुम, मैं यहां पे तुम्हारे एकदम लॉजिकल लेके जाऊंगा। यहां पे मेरा क्वेश्चन समझ गए कि आप पहले तो ये बताओ कि मेरी पार्टनरशिप फर्म थी, पार्टनरशिप फर्म ने मुझे 25 लाख रुपए का सैलरी दिया, मेरे को 25 लाख रुपए सैलरी रिसीव्ड हो गया, लेकिन पार्टनरशिप फर्म की लिमिट के अकॉर्डिंग उसको जो खर्चा अलाउड हुआ सैलरी का वो 20 लाख रुपए अलाउड हुआ, 25 लाख रुपए अलाउड नहीं हुआ।
वो 20 लाख रुपए ही अलाउड हुआ, 20 लाख रुपए ही अलाउड हुआ, तो आप बताओ मेरे लिए कितनी इनकम टैक्सेबल होगी? मेरे को तो 25 लाख मिली है भैया, मेरे को तो 25 लाख रुपए मिली है, बताओ क्यों? अगर मान लो आपका 20 है तो क्यों, 25 है तो क्यों? फिर सही बोल रहे हो आप, एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हो। यस, एनी अदर? आपका पॉइंट समझ गया मैं, एकदम परफेक्ट। एनी अदर? यस, बस लॉजिक लगाना होता है, लॉजिक, हमेशा लॉजिक लगाओ, पूरा इनकम टैक्स आपके लॉजिक से बन जाएगा। सोचने नहीं दूंगा आपको कि कहीं याद करना है कोई चीज को। देखो भाई, सोचो, अब समझना, मैंने अभी क्या बोला? मेरी पार्टनरशिप फर्म का P&L अकाउंट 50 लाख रुपए की रेवेन्यू, और टू परचेज का एक्सपेंडिचर 20 लाख रुपए, और टू सैलरी दिखाई थी 25 लाख रुपए। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा था? 5 लाख रुपए। मतलब अगर ये मेरे को अलाउड हो जाता तो मेरे को टैक्स कितने पे देना पड़ता? 5 लाख रुपए। बट अभी मेरे को अलाउड कितना हुआ है? अलाउड कितना हुआ है? यहां अलाउड हुआ है मेरे को 20 लाख रुपए। अब मेरे को टैक्स कितने पे देना पड़ रहा है? 10 लाख रुपए पे। मतलब इस 25 लाख में जो मैंने आपको दिए हैं उसका 5 लाख का टैक्स तो फर्म पे कर चुकी है, उसका 5 लाख फर्म टैक्स पे कर चुकी है। तो फर्म को अलाउड कितना हुआ है? ओनली 20 लाख, राइट? तो जो अमाउंट फर्म को अलाउड होती है वो अमाउंट ही पार्टनर की पीजीबीपी एड में टैक्सेबल हो जाएगी। अब इनको खर्चों का बेनिफिट कितना मिला? 20 लाख का, 20 लाख का। तो ये 20 लाख मेरे लिए पीजीबीपी इनकम में दिखाया जाएगा, 25 लाख नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि मेरे 25 लाख तो मिला है मुझे, लेकिन इस 5 लाख पे तो फर्म ऑटोमेटिकली टैक्स दे चुकी है ना, उनको डिसअलाउड हो गया तो फर्म टैक्स दे चुकी है, और फर्म टैक्स दे चुकी है तो मैं वापस थोड़ी टैक्स दूंगा उस पर, तो इसीलिए मेरे 20 लाख। और अगर फर्म को पूरा का पूरा 25 अलाउड हो जाता तो वो मेरे लिए 25 लाख पीजीबीपी इनकम होता, वहां पे मैं उसे टैक्स देता। आई होप दिस इज क्लियर। अभी आपको समझ आया सभी को? यस और नो? तो अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी, रेम्युनरेशन, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट कुछ भी देती है, और जितना पार्टनरशिप फर्म को अलाउड हो गया है वो पार्टनर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा अंडर दी हेड पीजीबीपी। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज द 6th पॉइंट, 7th पॉइंट। अगला, मजा आ रहा है टैक्स पढ़ने में? नहीं आ रहा है? अगला 8 पॉइंट, यहां तक कोई डाउट? चलो, एक्चुअल लिमिट सेक्शन 40B में बताऊंगा मैं, वो कैलकुलेट करनी पड़ती है अपने को, है ना शिवानी? वो मैं बताऊंगा जब मैं आपको यहां लेके जाऊंगा ना, सेक्शन 40B रेस्ट्रिक्शंस, वहां बताऊंगा। टेंशन मतलब सारी चीजें ऑन टिप्स लेके आऊंगा आपके, बट आपको अभी एकदम फंडामेंटल मजबूत बनाना है, मेरा टारगेट है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? चलो, 8 पॉइंट आता है कि अगर कोई एसोसिएशन अपने मेंबर को कोई स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, कोई एसोसिएशन अपने मेंबर्स को अगर कोई स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है और उसके बदले अगर उसे कोई भी अमाउंट रिसीव होती है, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका बिजनेस पीजीबीपी एड में टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे ये होता है ना, ऑटो एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एसोसिएशन, ये क्या करते हैं एक्चुअली? एसोसिएशन वाले करते क्या है, कुछ पता है क्या आपको? ये क्या बोलते हैं, आजा चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन बना लिया, सभी मेंबर्स बन गए, आओ भैया 10-10 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए लेके आ जाओ। फिर क्या करेंगे? इकट्ठे करेंगे और किट्टी करेंगे, मतलब पार्टी करेंगे, राइट? मतलब वो फंड कलेक्ट किया और उन्हीं पे खर्चा कर दिया। यही होता है एसोसिएशंस में, है ना? बट ये बोलता है कि अगर मान लो एसोसिएशन, अब अपन ने पार्टी करी, अब इस हमारी जो एसोसिएशन है उसके पास एक गार्डन पड़ा है, ठीक है? हम जनरली क्या करते हैं, हर महीना 1000 रुपए कलेक्ट करते हैं और फिर हम सब गेट टुगेदर करते हैं, उस पर खर्चा कर देते हैं। सो वो तो क्या है, मेंबर से आया उन्हीं पे खर्चा कर दिया, वो इनकम नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर आप किसी मेंबर को कोई स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो,
मेंबर बोलता है यार मेरे बेटे का जन्मदिन है यार, मेरे को गार्डन चाहिए, बोले ले ले 5,000 रुपए। सो आप क्या कर रहे हो, हर मेंबर को, वो तो आपने पहले तो हर मेंबर को पार्टी दे रहे थे, ये तो इसमें एक स्पेसिफिक सर्विसेज दे रहे हैं, किसको, एक मेंबर को। अगर आप किसी मेंबर को स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो, यस मैम, अगर आप मेंबर को कोई स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो तो उसके कारण आपको जो भी अमाउंट मिलता है वो आपका पीजीवीपी एड में टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, वो 12 बजे सेशन है यहाँ पे, ठीक है, वो आपका पीजीवीपी एड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो एसोसिएशन में अगर मान लो उनको कोई स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड कराने के कारण कोई अमाउंट मिलता है तो वो पीजीवीपी एड में टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद एक पॉइंट है कि मैं बताऊंगा, अगर पीजीवीपी एड में स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर आप कोई एसेट्स लेके आते हो तो उसको 100% एग्जेम्प्ट हो जाती है। जब उसको बेचते हो तो उसकी जो रेवेन्यू होगी वो आपकी यहाँ पर टैक्सेबल हो जाती है। कल बताऊंगा। वैसे 9 पॉइंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कल मिलते हैं, बाय बाय।